हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बीपीएससी 108 जो कि पब्लिक पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया है, इसके सारे यूनिट्स वगैरह कंप्लीट करेंगे। इसमें 14 यूनिट है और हम एक ही वीडियो में 14 यूनिट कंप्लीट करेंगे और इसमें मैंने यूनिट वाइज पीवाईक्यू वगैरह भी ऐड किए हैं। तो फिर है यूनिट 1 पब्लिक पॉलिसी डेफिनेशन, नेचर, सिग्निफिकेंस एंड टाइप्स। तो फर्स्ट है डिफाइन पब्लिक पॉलिसी एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस एंड रोल। पब्लिक पॉलिसी का सिंपल मीनिंग है जो प्लान्स वगैरह, डिसीजन या एक्शन गवर्नमेंट लेती है पब्लिक के प्रॉब्लम्स वगैरह को सॉल्व करने में या पीपुल्स के लाइफ वगैरह को इम्प्रूव करने में, वही पब्लिक पॉलिसी होता है। इससे क्या होता है ना, गवर्नमेंट को डेवलपमेंट, वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस अचीव करने में हेल्प मिलती है। फिर डेविड एस्टन, थॉमस डाय, इन लोगों का डेफिनेशन वगैरह है कि डेविड एस्टन्स का है कि ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज फॉर सोसाइटी। तो इसका मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट अपनी लीगल पावर यूज करके डिसाइड करती है कि सोसाइटी में इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे मनी हो गया, राइट्स हो गया, सर्विसेज वगैरह हो गया, किसको मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, ये सब कुछ वो डिसाइड करती है। जैसे टैक्स लेना वगैरह या बजट में पैसा कितना बांटेगी, किस किस चीज़ में स्पेंड करेगी, रिजर्वेशन देना, ये सब कुछ। फिर थॉमस डाइस का है कि व्हाटएवर गवर्नमेंट चूज टू डू और नॉट टू डू, मतलब गवर्नमेंट का एक्शन लेना भी पॉलिसी है और जानबूझकर एक्शन ना लेना भी पॉलिसी है। फिर मीनिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी की गवर्नमेंट डिसीजन हो गया कि पब्लिक पॉलिसी में गवर्नमेंट के वो डिसीजन आते हैं जो पब्लिक वेलफेयर के लिए लिए जाते हैं। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया NEP 2020, मतलब हमारे एजुकेशन का पॉलिसीज वगैरह। फिर सॉल्विंग पब्लिक प्रॉब्लम्स हो गया, पॉलिसी बनाई जाती है ताकि लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, क्लीनलीनेस को इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च हुआ था। फिर एक्शन और इनएक्शन, मतलब कभी गवर्नमेंट एक्शन लेती है, कभी डेलिबरेटली एक्शन नहीं लेती, दोनों ही पॉलिसी है। जैसे GST इंट्रोड्यूस करना एक्शन है, जबकि क्रिप्टो करेंसी को बैन ना करना इनएक्शन है, ऐसे। फिर पब्लिक वेलफेयर हो गया, मतलब पॉलिसी सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनाई जाती है। जैसे आयुष्मान भारत हो गया, पुअर फैमिलीज लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस देती है। फिर सिग्निफिकेंस एंड रोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी की हेल्प गवर्नमेंट वर्क प्रॉपरली, मतलब पॉलिसी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ को डायरेक्शन देती है। एग्जाम्पल डिजिटल इंडिया, ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विस वगैरह को वो प्रोमोट करती है, डिजिटल इंडिया। फिर कनेक्ट पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब लीडर्स पॉलिसीज बनाते हैं एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रोमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब पॉलिसीज वगैरह हेल्प करती हैं इंक्रीज करने में प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और जॉब्स वगैरह। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इन इंडिया। फिर इंश्योर करती है सोशल वेलफेयर, मतलब पुअर वीकर सेक्शन वगैरह को वो हेल्प करती है पॉलिसीज वगैरह ला के। जैसे PM आवास योजना हो गया, जिसमें पुअर फैमिलीज वगैरह को हाउसेस वगैरह प्रोवाइड किया गया था। फिर प्रोमोट सोशल जस्टिस, मतलब वो जो सोशली या इकोनॉमिकली इनइक्वालिटीज़ वगैरह होती है पॉलिसीज़ में, वो उसको रिड्यूस करने के लिए काम करती है। जैसे रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड OBCs वगैरह। फिर गाइड करती है फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए कि पॉलिसी हेल्प करती है लॉन्ग टर्म नेशनल प्रोग्राम्स वगैरह, जैसे NEP 2020 जो कि फोकस करती है ऑन फ्यूचर स्किल एंड इनोवेशन। फिर रोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन डेवलपिंग कंट्री, जैसे कि रिड्यूसेस पॉवर्टी वगैरह, कि महात्मा गांधी वाला जो एम्प्लॉयमेंट इन विलेज वगैरह पे लाया वो स्कीम, जिसमें कि 100 डेज के लिए आपको वर्किंग मिलेगा और एक अच्छा सैलरी वगैरह भी मिलता है, मतलब आपके पास खाना भी होगा और पैसा भी होगा। फिर इम्प्रूव हेल्थ केयर, मतलब वो आयुष्मान भारत स्कीम वगैरह ये सब कुछ लाया। फिर एक्सपांड एजुकेशन, मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट्स वगैरह लाए। फिर क्रिएट एम्प्लॉयमेंट की स्किल इंडिया मिशंस वगैरह लाए। एनकरेज करती है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब सारे थिंग्स को देखती है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। PM किसान स्कीम हो गया या टीचर एसोसिएशन, डॉक्टर, सारे थिंग्स वगैरह को डेवलपमेंट करती है। मतलब पब्लिक पॉलिसी एक इम्पोर्टेंट टूल है जिसके थ्रू की गवर्नमेंट इम्प्रूव करती है पीपुल्स वगैरह के लाइफ्स हो गया, रिड्यूस करती है पॉवर्टी, प्रोमोट करती है डेवलपमेंट, इंश्योर करती है सोशल जस्टिस। और एक गुड पब्लिक पॉलिसी हेल्प करती है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। फिर PYQ 2 राइट नोट ऑन द नेचर एंड टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी।
कि इसका इंट्रो है कि पब्लिक पॉलिसी एक प्लान या एक्शन है जो गवर्नमेंट बनाती है पब्लिक के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और स्पेसिफिक गोल्स अचीव करने के लिए, जिससे पीपुल्स की लाइफ बेटर होती है। और ये मैंने पहले भी बता रखा है। फिर नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी क्या है कि मेड बाय गवर्नमेंट, मतलब ऑफिशियली सिर्फ गवर्नमेंट ही पब्लिक पॉलिसी बना सकती है, जैसे राइट टू एजुकेशन एक्ट वगैरह। फिर गोल ओरिएंटेड, मतलब हर पॉलिसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए बनाई जाती है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन हो गया, क्लीनिंगनेस इम्प्रूव करने के लिए। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पॉलिसी में एक्शन लेना भी हो सकता है या डेलिबरेटली एक्शन ना लेना भी हो सकता है, जैसे कोविड-19 लॉकडाउन वगैरह, ये सब कुछ। फिर लीगली बाइंडिंग, मतलब पीपुल और ऑर्गेनाइजेशन वगैरह मस्ट फॉलो करेंगे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ वगैरह, जैसे कि टैक्सेस वगैरह पे करो या जीएसटी रूल को फॉलो करो, ये वगैरह। फिर डायनामिक इन नेचर, मतलब पॉलिसी चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू नीड्स और सिचुएशन, जैसे एनएपी 2020 रिप्लेस्ड हुआ था, ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी को रिप्लेस किया था वो। फिर ब्रॉड और स्पेसिफिक, मतलब सम पॉलिसीज़ वगैरह कवर करती है मैनी एरियाज, और सम पॉलिसीज़ वगैरह बनाया जाता है सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ को पूरा करने के लिए, जैसे डिजिटल इंडिया बनाया गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम को देख के, और पीएम उज्ज्वला योजना बनाया गया एक स्पेसिफिक थिंग्स को देख के। फिर टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, कि ये प्रोवाइड करती है एक सर्टेन ग्रुप को बेनिफिट्स, जैसे कि पीएम किसान, मतलब फार्मर वगैरह को बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। मिड डे मील स्कीम हो गया, जो कि स्कूल्स के बच्चों वगैरह को प्रोवाइड करती है बेनिफिट्स। फिर रीडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसी, जिसमें ट्रांसफ़र होती है रिसोर्सेज फ्रॉम रीच ग्रुप टू पुअर ग्रुप, जैसे सब्सिडीज़ वगैरह हो गया या रिजर्वेशन पॉलिसीज़ वगैरह हो गया। फिर रेगुलेटरी पॉलिसी, जो कि कंट्रोल करती है पीपुल्स के बिहेवियर थ्रू रूल्स और लॉ, जैसे ट्रैफिक रूल हो गया, पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स वगैरह हो गया। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिसी, जो कि डील करती है गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन वगैरह के साथ और उनके स्ट्रक्चर्स वगैरह के साथ, जैसे क्रिएशन ऑफ नीति आयोग। फिर कॉन्फ्लिक्ट पॉलिसी, जो कि क्रिएट करती है क्लियर विनर और क्लियर लूजर, फार्म लॉ 2020 इसका एग्जाम्पल। फिर बार्गेनिंग पॉलिसी को मेट किया जाता है थ्रू डिस्कशन एंड नेगोशिएशन। क्वेश्चन 3, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑफ डेवलपिंग कंट्री। नेचर, मीनिंग और रोल, तीनों को देख लिया है तो क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। पब्लिक पॉलिसी इज द अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू, डेबिट एस्टन। मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि रिसोर्सेज वगैरह, बेनिफिट्स वगैरह या अपॉर्चुनिटी वगैरह किसको डिस्ट्रीब्यूट करें और किस किस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करें। फिर मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, जैसे अथॉरिटेटिव हो गया, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास एक लीगल पावर है डिसीजन बनाने के और एनफोर्स करने में, जैसे कि गवर्नमेंट सिटीजन से टैक्स कलेक्ट करती है, ये सब कुछ। फिर एलोकेशन हो गया कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज को डिफरेंट सेक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जैसे बजट एलोकेशन हो गया हेल्थ, एजुकेशन, डिफेंस के लिए। फिर वैल्यू हो गया कि वैल्यू में मनी, राइट्स, अपॉर्चुनिटी एंड पब्लिक सर्विसेज आते हैं, जिसका एग्जाम्पल हो सकता है कि एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में जो रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। इसका मेन फीचर्स होगा कि लिमिटेड रिसोर्सेस, मतलब रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, इसीलिए चॉइसेस बनानी पड़ती है। जैसे एग्जांपल हो गया, गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि हेल्थ केयर पे ज़्यादा स्पेंड करे या डिफेंस पे ज़्यादा स्पेंड करे। फिर गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट ही एनफोर्स करती है लीगली पॉलिसीज़ वगैरह को। क्रिएट विनर्स एंड लूजर्स, मतलब सम ग्रुप्स बेनिफिट ज़्यादा पाते हैं फ्रॉम अदर्स, मतलब फार्मर लोगों को अगर फार्म लोन देंगे तो उसमें फार्मर को हेल्प होगी, बट गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, उसका खर्चा बढ़ जाएगा। फिर पब्लिक वेलफेयर, मतलब पॉलिसीज वगैरह मेड किया जाता है सोसाइटी वेलफेयर के लिए। फिर डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये भी खत्म हो गया है, तो यूनिट 2 पे चलते हैं। फिर है यूनिट 2 पब्लिक पॉलिसी मॉडल। तो इसका फर्स्ट है क्रिटिकली एग्जामाइन द पॉलिसी मेकिंग मॉडल्स एंड सजेस्ट द बेस्ट सुइटेबल मॉडल्स फॉर द डेमोक्रेटिक कंट्री। तो इसका इंट्रो है कि पब्लिक पॉलिसी मॉडल्स वगैरह जो होती हैं वो हमें हेल्प करती हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह कैसे बनाए हैं, मेड कैसे हुआ है, उसको अंडरस्टैंड करने में। तो इसका मेन पॉलिसीज मेकिंग मॉडल्स वगैरह क्या है, जैसे कि सिस्टम मॉडल, जो कि डेविड एस्टन का है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट लोगों से डिमांड रिसीव करती है और उनको पॉलिसी में कन्वर्ट करती है। जैसे इनपुट पे ये होगा कि सोसाइटी से डिमांड या सपोर्ट आते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है कि सिटीजन का डिमांड आया कि बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी हो गया, तो उसके लिए गवर्नमेंट लॉन्च करेगी आयुष्मान भारत योजना। फिर पॉलिटिकल सिस्टम इसमें क्या करेगा कि गवर्नमेंट
इंस्टीट्यूशन वगैरह जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, कैबिनेट हो गया, ब्यूरोक्रेसी हो गया, जुडिशियरी हो गया, ये डिमांड्स वगैरह को प्रोसेसेस करते हैं, लॉस वगैरह लाते हैं या उसके ऊपर काम करते हैं। फिर आउटपुट पे क्या होगा कि पॉलिसी बनाते हैं, जैसे हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए एक पॉलिसी बनाया आयुष्मान भारत योजना। फीडबैक क्या होगा कि पॉलिसी का क्या रिजल्ट रहा, क्या रिएक्शन रहा पीपुल्स लोगों के बीच में, ये उसका फीडबैक होगा। तो इसका एक लिमिटेशन है, क्या है कि ये मॉडल नहीं बताता कि गवर्नमेंट के अंदर डिसीजन कैसे होता है। नेशनल मॉडल हो गया, मॉडल बोलता है कि गवर्नमेंट को सारे पॉसिबल ऑप्शंस स्टडी करने चाहिए और फिर बेस्ट ऑप्शन चूज करना चाहिए। जैसे इसका स्टेप्स वगैरह हो गया कि फर्स्ट वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेगा, फिर सारे ऑल्टरनेटिव्स को लिस्ट करेगा, फिर सारे ऑप्शन का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेगा, फिर बेस्ट ऑप्शन को उनमें से सिलेक्ट करेगा। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है कि मेट्रो रेल बनाने से पहले गवर्नमेंट कॉस्ट हो गया, ट्रैफिक हो गया, पोल्यूशन हो गया या पब्लिक डिमांड वगैरह सबको स्टडी करेगा, फिर डिसाइड करेगा और उसके ऊपर काम करेगा। फिर उसका लिमिटेशन हो सकता है कि रियल लाइफ में भी टाइम, इंफॉर्मेशन और पैसा लिमिटेड होता है, हर ऑप्शन स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता। फिर इंक्रीमेंटल मॉडल जो कि चार्ल्स लिंडब्लूम का है, तो ये मॉडल बोलता है कि गवर्नमेंट यूजुअली स्मॉल चेंजेस करती हैं एग्जिस्टिंग पॉलिसी में, पूरी तरह से नई पॉलिसी नहीं बनाती। सिंपल मतलब है कि एकदम से बड़ा बदलाव नहीं लाती, धीरे धीरे सुधारती है। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है कि हर साल गवर्नमेंट एजुकेशन बजट को थोड़ा सा बढ़ा देती है, पूरा एजुकेशन पॉलिसी चेंज नहीं करती। तो इसका लिमिटेशन क्या होगा कि ये अर्जेंट प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाता। जैसे कि अगर फ्लड या पेंडेमिक आ गया तो छोटे चेंजेस से काम नहीं चलेगा, तुरंत बड़ा एक्शन होना चाहिए। फिर एलिट्स मॉडल्स वगैरह हो गया कि ये मॉडल कहता है कि पावरफुल लोग जैसे पॉलिटिकल लीडर्स हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। सिंपल मतलब पॉलिसीज वगैरह आम आदमी नहीं, एलाइट लोग बनाते हैं। एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जो बिजनेसेस ग्रुप्स वगैरह, जो बिग कंपनीज वगैरह होते हैं, वो लोग इकोनॉमिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं खुद के फायदे के लिए। इसका लिमिटेशन होगा ये कि वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स का रोल्स वगैरह को इग्नोर कर देती है और पब्लिक की आवाज़ भी नहीं सुनती है। फिर इंस्टीट्यूशनल मॉडल्स वगैरह क्या हो सकता है कि ये बोलता है कि इंस्टीट्यूशन पे फोकस करता है, जैसे पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी पे। पॉलिसी तभी वैलिड होती है जब इंस्टीट्यूशन उससे अप्रूव करता है। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है कि जीएसटी एक्ट लॉ वगैरह हो गया, वो लागू होगा जब पार्लियामेंट उस पर अप्रूवल देगी। इसका लिमिटेशन ये हो सकता है कि ये पब्लिक ओपिनियन या प्रेशर ग्रुप को इग्नोर करता है, सिर्फ ऑफिशियली प्रोसेसेस वगैरह को देखता है। फिर है बेस्ट मॉडल फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेसी में कोई एक मॉडल काम नहीं करता, कॉम्बिनेशन चाहिए इसके लिए। जैसे कि सिस्टम मॉडल्स हो गया कि पीपल पार्टिसिपेशन इंश्योर करता है। इंक्रीमेंटल मॉडल जो कि स्टेबिलिटी देता है ग्रेजुअली चेंजेस से। फिर इंस्टीट्यूशनल मॉडल हो गया जो कि प्रोवाइड करती है लीगल अप्रूवल और लेजिटिमेसी। फिर डिस्कस द रेशनैलिटी मॉडल फॉर पॉलिसी मेकिंग, व्हाट आर इट्स लिमिटेशन। तो रेशनल मॉडल एक साइंटिफिक और लॉजिकल मेथड है पॉलिसी मेकिंग का। ये एज्यूम करता है कि पॉलिसी मेकर सारे ऑल्टरनेटिव स्टडी करें और उसमें से एक बेस्ट को सिलेक्ट करें। जैसे इसका मीनिंग हो सकता है कि गवर्नमेंट वो पॉलिसी चूज करती है जिसमें उसको मैक्सिमम बेनिफिट होती है और मिनिमम कॉस्ट लगता है। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है कि कोई डैम बनाने से पहले गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो गया, कॉस्ट हो गया और बेनिफिट वगैरह सब कुछ स्टडी करती है। इसका स्टेप्स वगैरह क्या है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, मतलब सबसे पहले वो इश्यूज को आइडेंटिफाई करेगा। जैसे कि यूथ में राइजिंग है अनएम्प्लॉयमेंट। फिर सेट ऑब्जेक्टिव हो गया, क्लियर गोल्स डिसाइड होते हैं। एग्जाम्पल हो गया एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का अपॉर्चुनिटी। फिर आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव, मतलब अलग अलग सॉल्यूशन सोचते हैं। जैसे स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गया या स्टार्टअप सपोर्ट हो गया या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वगैरह हो गया। फिर कंपेयर कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, सारे ऑप्शन को केयरफुली इवैल्यूएट किया जाता है। जैसे कंपेयर करना कि स्किल ट्रेनिंग ज़्यादा जॉब्स देगी या इंडस्ट्रियल इंसेंटिव। फिर सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, सबसे बेनिफिशियल ऑप्शन को चूज किया जाता है। फिर इम्प्लीमेंट इवैल्यूएट, मतलब सिलेक्टेड पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है और बाद में रिव्यू होती है। जैसे एग्जाम्पल स्किल इंडिया लॉन्च करने के बाद गवर्नमेंट इवैल्यूएट करती है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा या नहीं। इसका लिमिटेशन क्या हो सकता है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल, मतलब गवर्नमेंट के पास जरूरी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती। फिर टाइम कॉन्स्टेंट, मतलब कुछ डिसीजन जल्दी लेने
करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम इमीडिएट डिसीजन लेने पड़े। फिर एक्सपेंसिव प्रोसेसेस वगैरह हो गया कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और स्टडी करना कॉस्टली होता है। फिर पॉलिटिकल प्रेशर हो गया, पॉलिटिकल इंटरेस्ट डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट पॉपुलर पॉलिसी चूज कर लेती है ताकि उसको वोट मिल सके। फिर ह्यूमन लिमिटेशन हो गया कि कोई भी पॉलिसी मेकर सारे पॉसिबल अल्टरनेटिव्स एनालिसिस नहीं कर पाता। इसका कंक्लूजन ये होगा कि रेशनल मॉडल लॉजिकल और साइंटिफिक है, बट इससे फुल्ली यूज करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि गवर्नमेंट को टाइम, इंफॉर्मेशन, मनी और पॉलिटिकल प्रेशर की लिमिटेशन फेस करनी पड़ती है। फिर है क्वेश्चन 3, एग्जामाइन लिंडब्लूम्स इंक्रीमेंटल अप्रोच टू पॉलिसी मेकिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रेशनल मॉडल। तो चार्ल्स लिंडब्लूम ने इंक्रीमेंटल मॉडल को डेवलप किया था, जिसे मॉडलिंग थ्रू अप्रोच भी बोला जाता है, और उनका मानना था कि गवर्नमेंट छोटे छोटे बदलाव करती है, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ वगैरह पे बिग चेंजेस वगैरह नहीं लाती। फिर इसका फीचर्स वगैरह क्या है कि स्मॉल चेंजेस, मतलब पॉलिसी धीरे धीरे मॉडिफाई करेगी, जैसे कि पेंशन अमाउंट का थोड़ा थोड़ा अमाउंट बढ़ाना। फिर बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट पुरानी पॉलिसी को सुधारती है और नई पॉलिसी वगैरह नहीं लाती, मतलब उसको रिप्लेस नहीं करती, उसमें थोड़ा थोड़ा बस चेंज ही करती है। जैसे कि महात्मा गांधी वाला स्कीम था, उसको एक्सपेंशन करेगी, ना कि एक क्रिएट करेगी पूरा कॉम्प्लीटली डिफरेंट पॉलिसी। फिर लिमिटेड अल्टरनेटिव्स, मतलब इस अप्रोच में सिर्फ कुछ अल्टरनेटिव को कंसिडर किया जाता है। फिर है प्रैक्टिकल अप्रोच, मतलब जब टाइम और इन्फॉर्मेशन लिमिटेड हो तब ये अप्रोच यूजफुल होती है, जैसे कि रेलवे फेयर में माइनर चेंजेस करना इंस्टेड ऑफ पूरे रेलवे सिस्टम को रिडिजाइन करना। फिर डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल, तो रेशनल मॉडल पॉलिसी मेकिंग बिगिन से स्टार्ट होती है, बट इंक्रीमेंटल एग्जिस्टिंग पॉलिसी से स्टार्ट होती है। फिर रेशनल में सभी अल्टरनेटिव को स्टडी किया जाता है और इंक्रीमेंटल पे सिर्फ कुछ अल्टरनेटिव को स्टडी किया जाता है। फिर रेशनल पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है और इंक्रीमेंटल पे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के साथ भी काम हो जाता है। फिर रेशनल पे बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश किया जाता है, बट इंक्रीमेंटल पे सिर्फ सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन को फाइंड किया जाता है। फिर रेशनल है एक आइडियल और साइंटिफिक अप्रोच और इंक्रीमेंटल है प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक अप्रोच। इन सब का क्रिटिसिज्म क्या है कि टू कंजर्वेटिव, मतलब ये अप्रोच बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव मानी जाती है। फिर मेजर रिफॉर्म्स में भी डिले हो सकता है, जैसे कि इम्पोर्टेंट रिफॉर्म्स को डिले कर सकती है। ये क्लाइमेट चेंज जैसे इशू के लिए मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, सिर्फ स्मॉल चेंजेस पे ये काफ़ी नहीं है। फिर एक्सप्लेन द एस्टर्न सिस्टम मॉडल फॉर पॉलिसी एनालिसिस, तो डेविड एस्टर्न ने सिस्टम मॉडल डेवलप किया था। ये मॉडल एक्सप्लेन करता है कि पब्लिक डिमांड कैसे गवर्नमेंट पॉलिसी में कन्वर्ट होती है। तो इन सब का कंपोनेंट्स वगैरह क्या है कि फर्स्ट है इनपुट, मतलब इनपुट सोसाइटी से आते हैं। इनपुट में इंक्लूड होते हैं डिमांड, सपोर्ट, जैसे एग्जांपल हो गया कि सिटीजन बेटर रोड और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड करते हैं। फिर पॉलिटिकल सिस्टम्स हो गया कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन डिमांड्स को प्रोसेस करती है, जैसे पार्लियामेंट, कैबिनेट, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशियरी इशूज पर डिस्कशन करते हैं। फिर है आउटपुट्स, मतलब गवर्नमेंट जो डिसीजन और पॉलिसी बनाती है उन्हें आउटपुट कहा जाता है, जैसे कि गवर्नमेंट रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करती है या कुछ भी। फिर फीडबैक हो गया कि पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने के बाद लोग अपने रिएक्शन देते हैं, जैसे कि सिटीजन बताते हैं कि रोड्स इम्प्रूव हुए हैं या नहीं वगैरह। फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है कि एक्सप्लेन करती है ये पॉलिसी मेकिंग क्लियरली, मतलब ये दिखाता है कि डिमांड कैसे पॉलिसी में कन्वर्ट होती हैं। फिर हाईलाइट करती है पब्लिक पार्टिसिपेशन, मतलब लोग गवर्नमेंट डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि क्लीनिंगनेस के लिए पब्लिक डिमांड की, फिर उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान आया। फिर सो गवर्नमेंट सोसाइटी रिलेशनशिप, मतलब ये एक्सप्लेन करता है कि गवर्नमेंट पब्लिक नीड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देती है। इन दोनों का रिलेशन इससे ठीक होता है। फिर लिमिटेशन के टू सिंपल, मतलब रियल गवर्नमेंट सिस्टम मॉडल में दिखाए गए सिस्टम से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये इग्नोर्स
एलिट्स इन्फ्लुएंस मतलब पावरफुल ग्रुप्स के इन्फ्लुएंस को प्रॉपर इम्पोर्टेंस नहीं देता। और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच डिसएग्रीमेंट को एक्सप्लेन नहीं करता ये। तो कंक्लूजन ये हो सकता है कि सिस्टम मॉडल हमें समझाने में हेल्प करता है कि सोसाइटी की डिमांड गवर्नमेंट पॉलिसी में कैसे कन्वर्ट होती हैं और फीडबैक फ्यूचर पॉलिसी डिसीजन को कैसे इम्प्रूव करता है। फिर राइट ए नोट ऑन एलिट मॉडल अब पॉलिसी प्रोसेसेस। तो एलिट मॉडल के अकॉर्डिंग पब्लिक पॉलिसी मेनली एक छोटे ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपुल के द्वारा सेव की जाती हैं, जैसे कि इन पावरफुल लोगों को एलिट्स कहा जाता है। इनका मेन फीचर्स वगैरह क्या है कि पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड मतलब इम्पोर्टेंट डिसीजन एक छोटा ग्रुप ही कंट्रोल करता है, जो कि एक बिजनेस ग्रुप हो गया या इंडस्ट्रियल ग्रुप हो गया। फिर पब्लिक हैज लिमिटेड इन्फ्लुएंस मतलब ऑर्डिनरी सिटीजन का पॉलिसी मेकिंग में लिमिटेड रोल होता है। फिर पॉलिसी फ्लो ऑफ टॉप टू बॉटम मतलब एलिट्स डिसीजन लेते हैं और गवर्नमेंट उन्हें इम्प्लीमेंट करती है, जैसे कि मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अक्सर टॉप लीडर के डिसीजन से स्टार्ट होते हैं, अंबानी अदानी। फिर स्टेबिलिटी अब पॉलिसीज वगैरह हो गया कि एलिट्स जनरली ग्रेजुअल चेंजेस को प्रीफर करते हैं इंस्टेड ऑफ सडन चेंजेस। जैसे इसका एग्जांपल हो गया कि लार्ज बिजनेस ग्रुप इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि इग्नोर्स डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोग इलेक्शंस के थ्रू पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर इग्नोर पब्लिक मूवमेंट्स मतलब पब्लिक मूवमेंट भी पॉलिसी डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आरटीआई मूवमेंट और अन्ना हजारे मूवमेंट ने गवर्नमेंट को एक्शन लेने के लिए प्रेशर किया था। फिर नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर मतलब सारे पॉलिसी एलिट इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं बनती, जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट पर पब्लिक डिमांड का भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस था। फिर है यूनिट 3 पब्लिक पॉलिसी प्रोसेसेस इन इंडिया फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। फर्स्ट है एक्सप्लेन मेजर स्टेजेस इन अ पॉलिसी साइकिल मतलब इंट्रोडक्शन है कि एक पॉलिसी साइकिल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें गवर्नमेंट एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है, फिर पॉलिसी बनाती है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करती है और इवैल्यूएट भी करती है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है क्योंकि पब्लिक प्रॉब्लम्स वगैरह बदलती रहती है। फिर मेजर स्टेजेस वगैरह इसमें क्या है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन मतलब गवर्नमेंट पब्लिक प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है जिन पे एक्शन चाहिए। फिर एजेंडा सेटिंग हो गया कि इम्पोर्टेंट इशू को गवर्नमेंट एक्शन के लिए सिलेक्ट किया जाता है, जैसे कि दिल्ली का एयर पोल्यूशन एक नेशनल कंसर्न बन जाता है। फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गया कि एक्सपर्ट और मिनिस्टर्स सॉल्यूशन और पॉलिसी प्लान को तैयार करते हैं, जैसे कि एनईपी 2020 को एजुकेशन एक्सपर्ट और नीति आयोग ने तैयार किया था। फिर पॉलिसी लेजिटिमेसी हो गया मतलब पॉलिसी को पार्लियामेंट या कैबिनेट से लीगल अप्रूवल मिलता है, उसके बाद वो जाके गवर्नमेंट एनफोर्स करती है। फिर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की सरकार मतलब गवर्नमेंट अधिकारी जो भी होते हैं वो पॉलिसी को एक्शन में लाते हैं, ऑफिसर्स वगैरह कि पीएम आवास योजना हो गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर पॉलिसी इवैल्यूएशन हो गया कि गवर्नमेंट पॉलिसी की सक्सेस चेक करती है, जिस पे जैसे कि सीएजी गवर्नमेंट स्कीम का ऑडिट करता है, इसमें वो लोग देखते हैं वो। फिर डिस्कशन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इन इंडिया। तो ये स्टेजेस और प्रोसेसेस वगैरह एक ही हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर व्हाट इज पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है गवर्नमेंट पॉलिसी को रियल एक्शन और रिजल्ट में बदलना। जैसे इसका मीनिंग हो सकता है कि वो स्टेज है जहां गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स पॉलिसी को रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, जैसे कि पीएम आवास योजना हो गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। प्रॉब्लम की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मतलब पॉलिटिकल लीडर्स इम्प्लीमेंटेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर लैक ऑफ रिसोर्सेस हो गया मतलब फंड हो गया, स्टाफ हो गया या इंफ्रास्ट्रक्चर का भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर लैक ऑफ स्किल स्टाफ हो गया मतलब ऑफिशियल के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, कुछ कुछ ऑफिसर लोगों के पास। पुअर अवेयरनेस हो गया मतलब लोग स्कीम के बारे में जानते ही नहीं हैं। फिर वीक कोऑर्डिनेशन हो गया कि डिपार्टमेंट एक साथ ठीक से काम नहीं कर सकता। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर इन पॉलिसी मेकिंग।
इंडिया पे कॉन्स्टिट्यूशनल पब्लिक पॉलिसी बनाने के लिए फ्रेमवर्क वगैरह वो देता है, जैसे कि फैक्टर्स इसका हो सकता है कि फंडामेंटल राइट्स, मतलब पॉलिसीज वगैरह को रूल्स वगैरह रेस्पेक्ट करेंगे। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल मतलब डीपीएसपी, मतलब ये वेलफेयर पॉलिसी को गाइड करता है, जैसे कि हेल्थ और एजुकेशन स्कीम्स वगैरह हो गया। फिर फेडरल स्ट्रक्चर वगैरह हो गया कि पावर सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होती है। फिर लेजिस्लेचर हो गया कि पार्लियामेंट लॉ और पॉलिसी वगैरह अप्रूव करती है। फिर एग्जीक्यूटिव हो गया कि गवर्नमेंट पॉलिसी वहाँ पे इम्प्लीमेंट होती है। फिर जुडिशियरी हो गया मतलब कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एंश्योर करते हैं। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन है शॉर्ट नोट 10 मार्क वाला कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफिस डिपार्टमेंट और ऑफिशियल के थ्रू रियल एक्शन में लाना। इसका मेन फीचर्स वगैरह क्या हो सकता है कि ये पॉलिसी डिसीजन को मतलब ग्राउंड पे या रियल पे बदलती है। फिर ये गवर्नमेंट ऑफिसर जैसे आईएएस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या कोई लोकल बॉडी के द्वारा ये सब कुछ किया जाता है। फिर इसके लिए पैसा स्टाफ और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, और ये पॉलिटिकल सपोर्ट और अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड रहता है। फिर पॉलिसी मॉनिटरिंग, तो पॉलिसी मॉनिटरिंग का मतलब है कि ये चेक करना और देखना कि पॉलिसी इम्प्लीमेंट होते टाइम कैसे काम कर रही है। तो इसका इम्पोर्टेंस वगैरह क्या है कि ये गवर्नमेंट स्कीम की प्रोग्रेस ट्रैक करने में मदद करता है। ये इंश्योर करता है कि पैसा और रिसोर्सेज ठीक से यूज हो रहे हैं या नहीं। ये इम्प्लीमेंटेशन के टाइम प्रॉब्लम ढूंढने में भी हेल्प करता है, और ये गवर्नमेंट के काम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ाता है। तो एग्जाम्पल हो गया कि स्वच्छ भारत मिशन के अंदर टॉयलेट्स की जियो टैगिंग यूज होती है, ये चेक करने के लिए कि टॉयलेट एक्चुअली बने हैं और यूज हो रहे हैं या नहीं, मतलब जियो टैगिंग वगैरह पे लोकेशन टाइम्स वगैरह आ जाते हैं, इसलिए पता चल जाता है उससे। फिर कंडीशन फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब किसी पॉलिसी के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन का इम्पोर्टेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स के रिलेटेड होता है। तो इसका कंडीशन वगैरह क्या हो सकते हैं कि क्लियर पॉलिसी डिजाइन, मतलब पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव क्लियर और सिंपल होने चाहिए। फिर पॉलिसी का एम समझने में आसान होना चाहिए, मतलब एक क्लियर गोल होना चाहिए। फिर स्किल स्टाफ हो गया, मतलब ऑफिशियल ट्रेंड और कैपेबल होने चाहिए। फिर एडिक्वेट रिसोर्सेज, काफ़ी पैसा स्टाफ और टेक्नोलॉजी अवेलेबल होनी चाहिए। फिर पॉलिटिकल सपोर्ट हो गया कि लीडर्स को पॉलिसी को स्ट्रांगली सपोर्ट करना चाहिए। फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन हो गया कि लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए और स्कीम में हिस्सा लेना चाहिए, जैसे कि एसएचजी ग्रुप्स वगैरह रूरल डेवलपमेंट के लिए अच्छे से चल रही है। फिर है यूनिट 4 डिसेंट्रलाइजेशन मीनिंग सिग्निफिकेंस एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो फर्स्ट है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर फंक्शन मनी और स्टाफ के ऊपर की गवर्नमेंट से नीचे के लेवल जैसे पंचायत और म्यूनसिपालिटी को ट्रांसफ़र करना, मतलब हायर लेवल से लोअर लेवल तक जो पावर वगैरह मनी वगैरह पैसे वगैरह वो ट्रांसफ़र होते हैं। मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मतलब लोकल बॉडी को डिसीजन मेकिंग पावर देना ताकि वो लोकल प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व कर सकें। सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बेटर लोकल डिसीजन, मतलब लोकल लोग लोकल प्रॉब्लम्स बेहतर समझते हैं। रिड्यूसेस करप्शन हो गया कि लोग सरकारी काम को नज़दीक से देखते हैं। गुड गवर्नेंस हो गया, मतलब ये ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी बढ़ाता है। फिर पीपुल पार्टिसिपेशन हो गया कि सिटीजन डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेती है। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो गया, मतलब लोग सिस्टम पे ज़्यादा भरोसा करते हैं जब वो पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टाटस ऑफ पंचायत, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 जो कि दिया गया था टू पंचायत राज सिस्टम्स वगैरह, ये इंक्लूड किया गया था। फिर 1993 पे ये स्टार्ट हुआ और ये ऐड हुआ था पार्ट 9 पे एंड द 11th शेड्यूल। फिर इसके मेन फीचर्स वगैरह क्या हैं कि 3 टायर सिस्टम्स, मतलब विलेज ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट पंचायत ये वगैरह, जैसे कि पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। ग्राम सभा मतलब गांव के सभी अडल्ट वोटर्स मेंबर होते हैं, ये डेवलपमेंट वर्क पे मतलब डिस्कशन या अप्रूवल वगैरह करते हैं। फिर रिजर्वेशन हो गया, मतलब एसटी एससी और वुमेन लोगों के लिए सीट रिजर्व रहती है, जैसे कि 33% to 50% वुमेन्स लोगों के लिए
रहता है। फिर फिक्स टर्म हो गया, मतलब पंचायत पे 5 साल के लिए काम करती है, जो भी सरपंच होगा 5 साल के लिए काम करेगा। फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन हो गया कि पंचायत इलेक्शन कंडक्ट करता है वो। फिर स्टेट फाइनेंशियल कमीशन हो गया कि वो 5 साल में फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करता है। फिर 11 शेड्यूल हो गया, मतलब इसमें 29 सब्जेक्ट देता है, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, वाटर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ऐसे करके 29 के चीज़ के बारे में गवर्नमेंट को करने के लिए देती है, लोकल गवर्नमेंट को। प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, तो 74th अमेंडमेंट पे अर्बन लोकल बॉडीज आती है। इसके प्रॉब्लम्स वगैरह क्या हो सकते हैं कि मनी शॉर्टेज हो गया, मतलब यूएलबीएस जो स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स पे डिपेंड करते हैं। मतलब सिटी में अगर प्रॉपर्टीज टैक्स हो गया या कुछ भी टैक्स कलेक्शन बहुत कम होती है, इसीलिए उनके पास मनी शॉर्टेज होता है। फिर स्टेट कंट्रोल करता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट सिटीज डिसीजन में ज़्यादा ही इंटरफेयर करती है। फिर डिले इलेक्शन हो गया, मतलब म्यूनसिपल इलेक्शन अक्सर डिले हो जाते हैं। फिर लिमिटेड पावर हो गया, मतलब कई इंपॉर्टेंट फंक्शन अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। फिर करप्शन हो गया, मतलब म्यूनसिपल प्रोजेक्ट में फंड का मिसयूज हो सकता है। फिर लैक ऑफ स्टाफ हो गया, मतलब म्यूनसिपैलिटीज़ में ट्रेन एम्प्लॉय की बहुत सारी कमी है। फिर फीचर्स ऑफ 74th अमेंडमेंट क्या है? 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था और ये 1993 में लागू हुआ था, ये मैंने बोल दिया था। तो इसका मेन फीचर्स वगैरह क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हो गया, मतलब म्यूनसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गया है अभी। फिर 3 टायर सिस्टम्स हो गया, जो 3 टाइप्स होती है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, फिर म्यूनसिपैलिटी हो गया, फिर नगर पंचायत हो गया। मतलब जैसे भुवनेश्वर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है। फिर वार्ड कमेटीज हो गया, मतलब बड़े शहरों में लोकल पार्टीज के लिए होता है। फिर रिजर्वेशन हो गया, मतलब एसटी एससी और वुमेन लोगों के लिए सीट रिजर्व रहती है। फिर 5 ईयर टर्म फिक्स रहती है म्यूनसिपैलिटी पे, और सब कुछ वैसे ही है जैसे रूरल एरिया पे होता है। सिर्फ इतना है इसमें कि इसमें 18 फंक्शन होती है और पंचायत राज सिस्टम पे 29 सब्जेक्ट होती है, बस यही। और वो 11th शेड्यूल या 12th शेड्यूल। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी पढ़ा दिया है। तो दूसरे क्वेश्चन, वीकनेस ऑफ पंचायत राज सिस्टम। पंचायत राज सिस्टम्स को लोकल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए बनाया गया था, बट इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, जैसे कि वीकनेसेस हो गया, मतलब इलाइट कैप्चर, मतलब अमीर और पावरफुल लोग पंचायत को डोमिनेट करते हैं। लैक ऑफ रियल पावर हो गया, मतलब स्टेट्स पूरी अथॉरिटी ट्रांसफर नहीं करते। फिर फाइनेंशियल वीकनेस हो गया, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट पे डिपेंड करते हैं ये लोग। फिर करप्शन हो गया, मतलब स्कीम पे फंड का मिसयूज हो सकता है। फिर लैक ऑफ स्टाफ्स हो सकता है, मतलब प्रॉपर ट्रेन ऑफिशियल नहीं है। फिर लो पार्टिसिपेशन, मतलब ग्राम सभा की अटेंडेंस कम हो सकती है। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, मतलब म्यूनिसिपैलिटी अर्बन लोकल बॉडी है जो सिटीज़ और टाउन को मैनेज करती हैं। इसका स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब बड़े सिटीज़ के लिए ये होता है कि भुवनेश्वर हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। फिर म्यूनिसिपैलिटी, मतलब मीडियम टाउन्स के लिए होता है। फिर नगर पंचायत, मतलब रूरल से जो अभी अभी अर्बन बन रहे हैं एरियाज वगैरह, उनके लिए ये होता है। फिर वार्ड कमेटीज हो गया, मतलब बड़ी सिटीज़ में छोटी छोटी लोकल यूनिट्स वगैरह वार्ड कमेटी पे जाते हैं। फिर बलवंत राय मेहता कमेटी वगैरह क्या है, तो इसका इंट्रो ये है कि 1957 में रूरल डेवलपमेंट सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए इसको बनाया गया था। तो इसका रिकमेंडेशन वगैरह क्या है कि 3 टायर सिस्टम, मतलब ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। फिर लोकल डेवलपमेंट हो गया, मतलब पावर लोकल बॉडी को देनी चाहिए। फिर पीपुल पार्टिसिपेशन हो गया, मतलब विलेजर्स को गवर्नेंस में हिस्सा लेना चाहिए। यूनिट 5, कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बजट एंड बजट साइकिल इन इंडिया। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय द टर्म बजट, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड रोल ऑफ बजट। तो बजट गवर्नमेंट का एनुअल फाइनेंशियल प्लान है। ये दिखाता है कि गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में कितना पैसा कमाने की उम्मीद करती है या कितना खर्चे करने की प्लान करती है, ये वगैरह। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 112, इससे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं।
ये उसमें ऐड है। फिर इसका सिग्निफिकेंस एंड रोल ऑफ बजट क्या है कि पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस मतलब बजट सरकार की प्रायोरिटी दिखाता है, मतलब ये डिफेंस पे ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहता है या कुछ और चीज़ में ये वगैरह। फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो गया कि बजट इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है, फिर प्रोडक्शन बढ़ाने में और फिर जॉब क्रिएट करने में हेल्प करती है, ये सब कुछ। फिर सोशल सिग्निफिकेंस वगैरह हो गया कि ये बजट वेलफेयर स्कीम्स के थ्रू जो पुअर वगैरह हैं या वीकर लोग हैं उनको हेल्प करती है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस हो गया कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बजट अप्रूवल के बिना पैसा खर्च ही नहीं कर सकती। फिर एंश्योर अकाउंटेबिलिटी हो गया कि बजट गवर्नमेंट को पब्लिक मनी के लिए एंसरेबल बनाता है। एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द बजट साइकिल इन द इंडिया। तो बजट साइकिल का मतलब है वो पूरा प्रोसेस जिससे बजट प्रिपेयर, अप्रूव, इम्प्लीमेंट और चेक किया जाता है। फिर स्टेप्स इन बजट साइकिल क्या है कि बजट प्रिपरेशन मतलब प्रोसेस नए फाइनेंशियल ईयर से कई महीने पहले ही शुरू हो जाता है, जैसे कि मिनिस्ट्री अपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ये भेजना पड़ता है, मतलब भेजते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन डिपार्टमेंट डिमांड को एग्जामिन करती है, फिर कैबिनेट फाइनल बजट अप्रूव करता है। जैसे कि एग्जाम्पल हेल्थ मिनिस्ट्री हॉस्पिटल और हेल्थ स्कीम्स के लिए फंड मांगते हैं जाके। फिर बजट अप्रूवल हो गया कि फाइनेंस मिनिस्टर मतलब लोकसभा में बजट प्रेजेंट करते हैं, फिर पार्लियामेंट डिस्कस और अप्रूव भी करता है उसको, जैसे कि डिमांड और ग्रांट्स हो गया या अप्रोप्रिएशन बिल हो गया या फाइनेंस बिल हो गया, इसका इंक्लूड्स। फिर बजट इम्प्लीमेंटेशन हो गया मतलब अप्रूवल के बाद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बजट के हिसाब से पैसा स्पेंड करती है। ऑडिट हो गया मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद सीएजी चेक करता है कि पैसा ठीक से खर्च हुआ नहीं हुआ, मतलब सीएजी ये एग्जामिन कर सकता है कि गवर्नमेंट के लिए फंड सही से यूज हुए या नहीं हुए। फिर है डिस्कस द फंक्शन ऑफ मेजर इंस्टीट्यूशन इन द बजटरी प्रोसेस। तो इंस्टीट्यूशन बजट प्रोसेस में हिस्सा लेती है ताकि पब्लिक मनी का हिस्सा मतलब प्रॉपर इंश्योर कर सके पब्लिक मनी कहाँ पे यूज हो रही है। तो मेजर इंस्टीट्यूशन वगैरह क्या है कि फर्स्ट है पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट को गार्डियन ऑफ पब्लिक फंड्स कहते हैं। तो इसका फंक्शंस वगैरह है कि ये बजट पे चर्चा करता है, मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग को अप्रूव करता है, फाइनेंस बिल हो गया, अप्रोप्रिएशन बिल हो गया या दूसरे बिल्स उस सबको वो पास करता है। फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हो गया कि प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या कैबिनेट बजट प्रायोरिटाइज डिसाइड करते हैं ये लोग। फिर हो गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब बजट प्रिपेयर करता है ये, फिर मिनिस्ट्री की फाइनेंशियल डिमांड को ये पूरा करता है, एग्जामिन करता है, फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंट्रोल करता है। फिर कंट्रोलर और एडिटर जनरल सीएजी, मतलब गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑडिट करता है, पब्लिक मनी का मिसयूज चेक करता है और पार्लियामेंट को रिपोर्ट भी देता है उसके बारे में। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी हो गया जो कि पीएससी है, मतलब ये सीएजी रिपोर्ट एग्जामिन करता है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को भी चेक करता है। और एस्टिमेट कमेटी हो गया कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कम करने का तरीके सजेस्ट करता है ये। फिर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग हो गया कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज की परफॉर्मेंस एग्जामिन करता है ये। फिर स्टैंडिंग कमेटी हो गया कि मिनिस्ट्री वाइज डिमांड को ग्रांट एग्जामिन वगैरह ये सब कुछ करता है ये। फिर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एनेक्टमेंट ऑफ बजटरी प्रपोजल। तो एनेक्टमेंट का मतलब ये है कि बजट प्रपोजल के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना और इससे पहले कोई भी गवर्नमेंट पैसा खर्च नहीं कर सकती। फिर इसका प्रोसेसेस वगैरह क्या है कि प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, मतलब फाइनेंशियल मिनिस्टर लोकसभा में बजट प्रेजेंट करते हैं। फिर जनरल डिस्कशन होता है, मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बजट और गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिस्कस करते हैं। फिर एग्जामिनेशन बाय कमेटी, मतलब ये कमेटी स्टैंडिंग कमेटी हो गया या अलग अलग मिनिस्ट्री की डिमांड फॉर ग्रांट एग्जामिन किया जाता है। फिर वोटिंग ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स हो गया, मतलब लोकसभा मिनिस्टर्स के एक्सपेंडिचर प्रपोजल पे वोट करती है। फिर अप्रोप्रिएशन बिल हो गया कि ये बिल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालने के लीगल परमिशन देता है। फिर फाइनेंशियल बिल हो गया कि इस बिल में टैक्स प्रपोजल होते हैं। फिर प्रेसिडेंट अप्रूवल हो गया कि पार्लियामेंट बिल पास करने के बाद प्रेसिडेंट असेंट देता है और वो लॉ बन जाता है।
फिर है प्रिंसिपल ऑफ बजट मेकिंग, मतलब कुछ प्रिंसिपल हैं जो अच्छा बजट प्रिपेयर करने में गाइड करते हैं, जैसे कि इसका प्रिंसिपल्स वगैरह हैं। एनुअलिटी, मतलब बजट हर साल प्रिपेयर होते हैं। फिर यूनिटी, मतलब सारी इनकम और एक्सपेंडिचर एक बजट में शामिल होने चाहिए। फिर कॉम्प्रहेंसिवनेस, मतलब कंप्लीट फाइनेंशियल डिटेल्स दिखानी चाहिए गवर्नमेंट को। फिर एक्यूरेसी, मतलब एस्टिमेट रियलिस्टिक होने चाहिए। फिर पब्लिसिटी, मतलब बजट इंफॉर्मेशन पब्लिक के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। फिर रोल ऑफ सीएजी एंड बजटरी प्रोसेसेस, तो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल इंडिया की सबसे बड़ी ऑडिट अथॉरिटी है। मतलब इसका फंक्शन है कि ऑडिट गवर्नमेंट अकाउंट्स, मतलब ये गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑडिट करता है। फिर चेक करता है कि पैसे लीगली खर्च हुए या नहीं। फिर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर वगैरह को डिटेक्ट करता है। फिर पार्लियामेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है उसके बारे में। फिर पार्लियामेंट को अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने में ये हेल्प करता है। फिर है अप्रोप्रिएशन बिल्स, ये पढ़ा रखा है तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर पीएससी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, तो पीएससी एक इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। इसका फंक्शन है कि ये सीएजी रिपोर्ट को एग्जामिन करता है, चेक करता है कि पैसा पार्लियामेंट के अप्रूवल के हिसाब से खर्च हुआ या नहीं। एक्सपेंडिचर पे इरेगुलरिटीज़ को ढूंढता है। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अकाउंटेबिलिटी को ये इंश्योर करता है कि पीएससी पब्लिक फंड के मिसयूज के बारे में ऑफिसर से क्वेश्चन कर सकती हूँ उसके बारे में। फिर यूनिट 6 है बजटिंग टाइप्स एंड अप्रोचेस। फर्स्ट है डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटिंग। तो बजटिंग का मतलब है कि प्लान बनाना कि सरकार एक फाइनेंशियल ईयर में पैसा कैसे कलेक्ट करेगी और कैसे खर्च करेगी। अलग अलग टाइप के बजटिंग एफिशिएंसी, कंट्रोल और परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए इसे यूज की जाती है। जैसे कि लाइन आइटम बजटिंग पुरानी और ट्रेडिशनल मेथड है और इसमें बजट आइटमाइज तैयार होते हैं, जैसे कि सैलरी ऑफिस, मतलब सैलरी पे 10 करोड़ खर्च करोगे, स्टेशनरी पे 2 करोड़, ये वगैरह। इसका एडवांटेज ये है कि ये इजी टू प्रिपेयर और अंडरस्टैंड है और ये एक्सपेंडिचर कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। डिसएडवांटेज हो गया कि ये खर्च के रिजल्ट नहीं दिखाता और ये सिर्फ फोकस करता है स्पेंडिंग पे, परफॉर्मेंस पे नहीं करता। परफॉर्मेंस बजटिंग, मतलब इसका फोकस इस पे है कि पैसे से क्या काम वगैरह हुए, मतलब पैसे को आउटपुट और रिजल्ट से जोड़ता है ये। इसका एडवांटेज हो गया कि ये गवर्नमेंट स्कीम के अचीवमेंट दिखाता है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है। इसका डिसएडवांटेज ये हो गया कि ये काम वगैरह के क्वालिटी को मेजर करने में डिफिकल्ट होती है। फिर ये स्ट्रॉन्ग डाटा सिस्टम चाहिए इसके लिए। फिर पीबीएस, मतलब प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, ये प्लानिंग प्रोग्रामिंग और बजटिंग को कंबाइन करता है और ये एक लॉन्ग टर्म गोल्स और साइंटिफिक एनालिसिस पे फोकस करता है। फिर एडवांटेज हो गया कि सिस्टमेटिक और गोल ओरिएंटेड है और ये बेहतर प्लानिंग में भी हेल्प करता है। फिर डिसएडवांटेज हो गया कि बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, बहुत डाटा और एक्सपर्टीज चाहिए। फिर है जीरो बेस्ड बजटिंग, मतलब जेडबीबी, मतलब ये हर साल बजट जीरो से स्टार्ट होता है। हर खर्च को दोबारा जस्टिफाई करना पड़ता है इसमें। जैसे एग्जाम्पल हो गया कि डिपार्टमेंट को हर साल हर स्टाफ को जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसका एडवांटेज हो गया ये कि ये फालतू खर्च कम करता है, एफिशिएंसी एनकरेज करता है। डिसएडवांटेज हो गया कि टाइम कंज्यूमिंग और हैवी वर्कलोड सभी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना। फिर जेंडर बजटिंग हो गया कि बजट में वुमेन वेलफेयर पे फोकस किया जाता है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका एडवांटेज ये हो गया कि ये प्रमोट करता है जेंडर इक्वालिटी, वुमेन फोकस स्पेंडिंग इंश्योर करता है। फिर डिसएडवांटेज हो गया कि ये एग्जैक्ट बेनिफिट मेजर करना मुश्किल है इसका। फिर ये कई स्कीम को इनडायरेक्टली काउंट नहीं करता है। फिर टारगेट बेस्ड बजटिंग हो गया, मतलब ये फंड के स्पेसिफिक टारगेट अचीव करने के लिए दिए जाते हैं, जैसे कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को फिक्स परसेंटेज के कम करना। इसका एडवांटेज हो गया कि ये क्लियर गोल्स और रिजल्ट पे फोकस करती है, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग इजीली कर पाती है। फिर इसका डिसएडवांटेज ये हो गया कि इसका टारगेट हमेशा अचीव नहीं होता, फिर प्रेशर से क्वालिटी इफेक्ट हो सकती हैं। फिर है एक्सप्लेन अप्रोचेस टू बजटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ रेशनल अप्रोच। तो फर्स्ट है इंक्रीमेंटल अप्रोच, मतलब बजट लास्ट ईयर के बजट के बेस्ड
होता है, जैसे कि छोटे छोटे चेंजेस किए जाते हैं। फिर एडवांटेजेस हो गया कि सिंपल और स्टेबल है, कॉन्फ्लिक्ट से बचाता है ये। फिर डिसएडवांटेज हो गया कि ओल्ड पॉलिसी बिना चेंज के चलती रहती हैं। फिर इनएफिशिएंट स्पेंडिंग कंटिन्यू हो सकता है। फिर रेशनल अप्रोच हो गया कि लॉजिकल और एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग पे बेस्ड है ये। फिर स्टेप्स इसका हो सकते हैं कि पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, फिर ऑल्टरनेटिव को ढूंढो, फिर कॉस्ट बेनिफिट को कंपेयर करो, फिर बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करो। इसका एडवांटेज ये हो सकता है कि ये साइंटिफिक और लॉजिकल मेथड है, रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल भी यूज करता है। इसका डिसएडवांटेज हो गया कि ये पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती इसका। फिर टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली है। फिर पॉलिटिकल प्रेशर डिसीजन अफेक्ट कर सकता है। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं करते। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच हो गया, मतलब ये बजट को कंट्रोल और अकाउंटेबिलिटी का टूल माना जाता है इसको। ये ट्रांसपेरेंसी और ऑडिट पे फोकस करती है, जैसे एग्जाम्पल सीएजी और पीएससी का गवर्नमेंट स्पेंडिंग चेक करना। फिर है व्हाट इज परफॉर्मेंस बजटिंग डिफरेंस फ्रॉम लाइन आइटम बजटिंग। तो परफॉर्मेंस बजटिंग रिजल्ट से अचीव पे फोकस करता है, ना कि सिर्फ पैसा खर्च पे। फिर लाइन आइटम बजटिंग, मतलब ये एक्सपेंडिचर के आइटम पे फोकस करता है। फिर इसके डिफरेंस क्या हो सकते हैं? फोकस फर्स्ट कि लाइन आइटम स्पेंडिंग कंट्रोल करता है, परफॉर्मेंस रिजल्ट और आउटपुट पे देखता है। फिर अप्रोच, लाइन आइटम ट्रेडिशनल अप्रोच है, परफॉर्मेंस मॉडर्न अप्रोच है। मेजरमेंट, मतलब लाइन आइटम परफॉर्मेंस चेक नहीं करती और परफॉर्मेंस अचीवमेंट मेजर करता है। फिर प्रिपरेशन हो गया कि लाइन आइटम आसान है, इजी है, और परफॉर्मेंस डाटा और एनालिसिस इसमें जरूरत होती है। फिर जीरो बेस्ड बजटिंग, ये मैंने पढ़ा रखा है, तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर यूनिट 7 सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस 1 पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। तो सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का रिलेशन का मतलब है लोग गवर्नमेंट से सर्विस लेने और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे इंटरेक्ट करते हैं। डेमोक्रेसी में एडमिनिस्ट्रेशन सिटीजन की सेवा के लिए होती है, मतलब वो उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या हो सकता है कि सिटीजन एज क्लाइंट, मतलब सिटीजन गवर्नमेंट से सर्विस लेते हैं, जैसे एग्जांपल हुआ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट या गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट। फिर सिटीजन एज रेगुलेट्स, मतलब सिटीजन गवर्नमेंट के रूल और लॉ वगैरह फॉलो करते हैं, जैसे इनकम टैक्स पे करना, ड्राइविंग लाइसेंस लेना या पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह। फिर सिटीजन्स एज लिटिगेंट्स, मतलब सिटीजन्स कोर्ट जाते हैं जब उन्हें इनजस्टिस लगता है। फिर कटिंग एजेस इंटरेक्शन, मतलब डेली लोकल लेवल इशूज सिटीजन और लोकल गवर्नमेंट के बीच होता है जो भी। फिर सिटीजन एज पार्टिसिपेंट, मतलब सिटीजन डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे ग्राम सभा मीटिंग हो गया या वार्ड कमेटी वगैरह हो गया। इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप कि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में ट्रस्ट इम्प्रूव होता है, बेटर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प होती है। फिर सिटीजन फ्रेंडली गवर्नेंस को इंश्योर करते हैं। फिर प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप क्या हो सकता है कि सर्विस डिलीवरी में डिले हो सकता है। फिर करप्शन और ब्राइबरी बढ़ सकता है। फिर सिटीजन्स में अवेयरनेस की कमी हो सकता है। फिर कुछ केसेस में ऑफिशियल का भी बिहेवियर अच्छा नहीं होता। फिर ऑब्जेक्टिव एंड फीचर्स ऑफ पब्लिक सर्विस लॉ इवैल्यूएशन। तो पब्लिक सर्विस लॉ राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, इसमें है ये कि ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट सर्विसेज सिटीजन्स को फिक्स टाइम में दी जाए। जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया इसका कि सर्विस को फिक्स टाइम लिमिट में देना या डिले के लिए ऑफिशियल को अकाउंटेबल होना। फिर करप्शन और हैरेसमेंट का रिड्यूस करना। फिर एडमिनिस्ट्रेशन पे एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना। इसका मेन फीचर्स वगैरह क्या हो सकते हैं कि टाइम बाउंड सर्विसेज, मतलब हर सर्विस की एक फिक्स डेडलाइन होती है, जैसे कि पेंशन अप्रूवल का 21 डे मतलब 21 डे। फिर नोटिफाइड सर्विस ओनली, मतलब सिर्फ सिलेक्टेड सर्विस कवर होती हैं इसमें, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, डोमिसाइल वगैरह। फिर एक्नॉलेजमेंट सिस्टम, मतलब सिटीजन को अप्लाई करने के बाद रिसिप्ट मिलता है, एप्लीकेशन ट्रैक करने में भी हेल्प होती है वो। फिर अपील सिस्टम हो गया, अगर डिले होता है तो सिटीजन अपील कर सकता है, फर्स्ट और सेकंड अपील अथॉरिटी अवेलेबल होती है। फिर पेनाल्टी ऑन ऑफिसर्स, मतलब ऑफिसर्स को डिले के लिए फाइन हो सकता है। फिर इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस क्या हो सकता है कि पॉजिटिव पॉइंट इसका है क्या है
कि सर्विस डिलीवरी की स्पीड इम्प्रूव होती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और कई केस में करप्शन भी रिड्यूस हो सकता है। फिर लिमिटेशन क्या है इसका, कि कई सिटीजन्स इसके बारे में अवेयर नहीं है, सिर्फ लिमिटेड सर्विसेज वगैरह को कवर करती है, कुछ स्टेट्स वगैरह में इम्प्लीमेंटेशन खराब है, फिर इलिटरेट लोगों के लिए ये दिक्कत बन सकती है। फिर मशीनरी फॉर पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल क्या है। पब्लिक ग्रीवेंस का मतलब है सिटीजन्स की गवर्नमेंट सर्विस के खिलाफ कंप्लेंट या डिससेटिस्फेक्शन बताना, गवर्नमेंट के पास इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो सिस्टम है ये। फिर मेन मशीनरीज वगैरह इसमें क्या है। फर्स्ट है कि DRPG मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस, मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर काम करती है। ये ग्रीवेंस की पॉलिसी और मॉनिटरिंग हैंडल करता है और ये CPGRMS पोर्टल भी चलाता है। फिर DPG हो गया कि डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस, कि ये कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर काम करता है। ये सीरियस और लॉन्ग पेंडिंग कंप्लेंट हैंडल करता है और ये ग्रीवेंस रिड्रेसल का लास्ट लेवल का काम है। फिर CPGRMS सिस्टम्स, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फॉर कंप्लेंट और ये 24/7 सर्विस अवेलेबल कराती है और ये सिटीजन कंप्लेंट स्टेटस भी ट्रैक करती है और ये ऑटो सेंड टू कंसर्न मिनिस्ट्री है, मतलब उनको ऑटो सेंड हो जाती है। फिर प्रोसेस हो गया इसका कि सिटीजन कंप्लेंट फाइल करता है, फिर कंप्लेंट कंसर्न डिपार्टमेंट को भेजी जाती है, फिर 30 दिन में रिप्लाई दिया जाता है। अगर सिटीजन सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर से अपील कर सकते हैं। फिर लिमिटेशन इसका क्या है कि कुछ केसेस एक्सेप्ट नहीं होते, जैसे कि कोर्ट मैटर हो गया या RTI हो गया या फैमिली इशूज वगैरह, और फिर कुछ डिपार्टमेंट में अभी भी डिले होता है। फिर रूरल एरिया में अवेयरनेस कम है इसके लिए। फिर CPGRMS को एक्सप्लेन करो। तो ये कंप्लीट हो गया है, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिट 8 है सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस 2। तो इसमें RTI, लोकपाल हो गया, सिटीजन चार्टर्स या ई-गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड सैलाइंट फीचर्स ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो RTI एक्ट 2005 हर सिटीजन को गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगने का राइट्स देता है। इससे गवर्नमेंट का काम ओपन और ट्रांसपेरेंट होता है। इसका सिग्निफिकेंस ऑफ RTI मतलब ट्रांसपेरेंसी, लोग जान सकते हैं कि गवर्नमेंट डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। फिर रिड्यूसेस करप्शन मतलब ऑफिशियल्स गलत काम करने से डरते हैं क्योंकि उससे क्वेश्चन किया जा सकता है। फिर स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी कि पीपुल ज़्यादा अवेयर और एक्टिव बनते हैं, इससे सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच ट्रस्ट बढ़ता है। अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स मस्ट आंसर सिटीजन्स मतलब अकाउंटेबिलिटी, पीपुल्स लोग के पास वो लोग अकाउंटेबल रहते हैं क्योंकि उनको हमने वोट देके जिताया है। फिर फीचर्स ऑफ RTI एक्ट्स वगैरह क्या हो सकता है, मतलब RTI में कोई भी इंडियन सिटीजन एप्लीकेशन दे सकता है और 30 दिन के अंदर इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर इन्फॉर्मेशन ना मिले या गलत मिले तो अपील कर सकते हैं। सारे ऑफिस के पास एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है PIO। फिर सिटीजन्स वगैरह भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं फाइल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और RTI पे अपील ऑनलाइन भी आप कर सकते हो। सेकेंड है एग्जामिन द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ लोकपाल इंस्टीट्यूशन। तो लोकपाल इंस्टीट्यूशन एक एंटी करप्शन बॉडी है जो कि इन्वेस्टिगेट करती है करप्शन केसेस वगैरह ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल। स्ट्रेंथ क्या है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि वर्क करती है विदाउट डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल, और ये चेक करती है करप्शन, ये इन्वेस्टिगेट करती है करप्शन केसेस वगैरह ऑफ टॉप ऑफिशियल्स। फिर ये बिल्ड करती है ट्रस्ट पीपुल्स और गवर्नमेंट के बीच में, बिकॉज ये मॉनिटर करती है गवर्नमेंट को। फिर वीकनेस ऑफ लोकसभा की ये डिले करती है काम में। फिर ये डिपेंड रहती है अदर एजेंसीज वगैरह पे, जैसे CBI हो गया या पुलिस इन्वेस्टिगेशन थिंग्स का लिमिटेड पावर होता है क्योंकि ये खुद केसेस वगैरह को अपने दम पे नहीं शुरू कर सकती। प्राइम मिनिस्टर को भी ये इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास ज़्यादा पावर होता है। फिर है व्हाट इज सिटीजन चार्टर, एक्सप्लेन इट प्रिंसिपल एंड कंपोनेंट्स। तो सिटीजन चार्टर एक डॉक्यूमेंट होता है जो सिटीजन्स को बताता है कि उन्हें कौन सी सर्विस मिलेगी, कैसे मिलेगी या कितने टाइम पे मिलेगी। इसका मेन एम ये है कि डिपार्टमेंट को अकाउंटेबल और सिटीजन फ्रेंडली बनाना। तो इसका प्रिंसिपल वगैरह क्या है कि क्वालिटी
जैसे कि गवर्नमेंट को गुड क्वालिटी सर्विस देनी चाहिए, जो भी सर्विस हो गया, हॉस्पिटल सर्विस हो गया, एजुकेशन हो गया, कुछ भी। फिर चॉइसेस हो गया कि सिटीजन के पास ऑप्शन होने चाहिए। फिर टाइम लिमिट हो गया कि हर सर्विस का ये फिक्स टाइम होना चाहिए, उसके अंदर उसको कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस अगर 15 दिन में आना चाहिए तो वो आना ही चाहिए। फिर अकाउंटेबिलिटी हो गया कि अगर सर्विस टाइम पे नहीं मिली तो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके लिए। फिर ट्रांसपेरेंसी हो गया कि सारे रूल्स और प्रोसेसेस क्लियर होने चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। फिर इसका कंपोनेंट्स वगैरह क्या हो गया कि लिस्ट ऑफ सर्विसेज, मतलब डिपार्टमेंट कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो क्लियरली लिखा होना चाहिए। जैसे म्यूनसिपालिटी हो गया तो वो वाटर सप्लाई करेगा, गार्बेज कलेक्शन करेगा या स्ट्रीट लाइट रिपेयर वगैरह करेगा। फिर टाइम लिमिट फॉर ईच सर्विसेज, मतलब हर काम के लिए एक फिक्स टाइम होना चाहिए। जैसे इनकम सर्टिफिकेट 7 दिन में आएगा तो 7 दिन में आएगा, कास्ट सर्टिफिकेट 10 दिन में आएगा तो 10 दिन में आएगा। फिर ग्राभियंस सिस्टम्स हो गया कि अगर कोई सर्विस टाइम पे ना मिले या प्रॉब्लम हो तो कहाँ कंप्लेन करेंगे, ये वही बताता है। कि टोल फ्री नंबर्स वगैरह होते हैं या ऑनलाइन CPGRMS जो कंप्लेन होता है उसमें आप कर सकते हो। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो गया कि किस ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करना है, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर या ईमेल वगैरह देना चाहिए। जैसे तहसीलदार का नंबर होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट को निकालने के लिए। फिर ऑर्गेनाइजेशन गोल हो गया कि डिपार्टमेंट के मिशन और विजन क्या है वो लिखा होना चाहिए, जिससे कि सिटीजन को फास्ट और ट्रांसपेरेंट सर्विस देना ईजी हो पाए। तो सिटीजन चार्टर से सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव होती है क्योंकि ऑफिशियली टाइम्स और क्वालिटी का प्रेशर रहता है। इससे एडमिनिस्ट्रेशन सिटीजन फ्रेंडली और अकाउंटेबल और लोगों को गवर्नमेंट पे बिलीव होता है। फिर PYQ 4 डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ ई गवर्नेंस एंड स्ट्रैटेजीज। तो ई गवर्नेंस का मतलब है गवर्नमेंट के काम में कंप्यूटर या इंटरनेट का यूज करना ताकि सर्विसेज फास्ट और इजी हो पाए। तो इसका इम्पोर्टेंस वगैरह क्या है कि फास्ट सर्विसेज, काम जल्दी और इजीली होता है। लेस करप्शन, मतलब ह्यूमन कांटेक्ट कम होने से ब्राइबेरी कम होती है। फिर ट्रांसपेरेंसी, मतलब इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होती है, कोई छिपा नहीं सकता उसको। फिर कन्वीनियंस, मतलब लोग घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। फिर एप्लीकेशन CPGRMS, मतलब ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम है जहाँ सिटीजन्स गवर्नमेंट सर्विस की कंप्लेंट कर सकते हैं। फिर DBT, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र से सब्सिडी और पैसा डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आता है। फिर ऑनलाइन सर्टिफिकेट, मतलब बर्थ हो गया, इनकम हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल जाता है। फिर डिजिटल इंडियन सर्विसेज की डिजी लॉकर हो गया या उमंग ऐप हो गया, जैसे प्लेटफॉर्म से सब सर्विसेज एक साथ मिल जाता है एक जगह। तो ई गवर्नेंस ने गवर्नमेंट को फास्टर, ट्रांसपेरेंट और सिटीजन फ्रेंडली बना दिया है। इससे करप्शन कम हुआ है और कॉमन आदमी, मतलब कॉमन पीपुल जो है उनका टाइम बचता है। यूनिट 9 है सोशल वेलफेयर कॉन्सेप्ट, अप्रोचेस एंड पॉलिसीज। तो इसका फर्स्ट है एक्सप्लेन सोशल वेलफेयर एंड इट्स अप्रोचेस। तो इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि सोशल वेलफेयर मतलब हेल्प एंड सर्विसेज, गवर्नमेंट की तरफ से दी जाने वाली हेल्प और सर्विसेज जो कि लाइफ को बेटर बनाती है, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इनकम हो गया या सेफ्टी। और इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह जो हैं, प्रीएम्बल हो गया, DPSP हो गया, वो पब्लिक वेलफेयर को सपोर्ट करती है। जैसे एग्जाम्पल हो गया फ्री राशन, पेंशन या स्कूल स्कॉलर्स। फिर मीनिंग ऑफ सोशल वेलफेयर क्या है कि ये गरीब और नीडी लोग जो होते हैं उनको हेल्प करता है। फिर सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी है उसको कम करता है। फिर बेसिक नीड्स जैसे फूड हो गया, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, उसको प्रोवाइड करता है। फिर लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। फिर अप्रोचेस टू सोशल वेलफेयर क्या हो सकता है कि फैमिली सेंट्रिक अप्रोच हो गया कि फैमिली को मेन सपोर्ट सिस्टम माना जाता है। उसमें गवर्नमेंट तभी हेल्प करती है जब फैमिली से हेल्प नहीं मिल पाती, जैसे कि आपके पास कोई नहीं है, एल्डरली हो, तो उसके लिए आपको ओल्ड एज पेंशन वगैरह मिल सकता है। फिर रेसिडुअल अप्रोच हो गया कि गवर्नमेंट सिर्फ इमरजेंसी या फेलियर वाली सिचुएशन में हेल्प करती है, जैसे पहले सपोर्ट फैमिली या मार्केट या NGO से आना चाहिए। एग्जाम्पल हो गया कि जब फ्लड्स वगैरह आते हैं उसके वक्त टाइम रिलीफ देना। फिर मिक्स्ड इकोनॉमिक अप्रोच हो गया कि गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और NGOs वगैरह सब मिलके उसमें काम करते हैं, जैसे PPP, हॉस्पिटल
हो गया या CSR स्कूल्स वगैरह हो गया। फिर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, मतलब इसमें वेलफेयर के बारे में बोला गया है कि वेलफेयर हर सिटीजन का राइट्स होता है और गवर्नमेंट का ड्यूटी भी होता है कि वो उनको सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करे। फिर है पॉलिसी एंड लॉज फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो गवर्नमेंट ने वुमेन और चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने और उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ वगैरह बनाए हैं। जैसे कि वुमेन वेलफेयर का हो गया कि नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन 2018 पे हुआ था कि वो फोकस किया था एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी और एम्पावरमेंट पे। एग्जाम्पल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसका इम्पोर्टेंट लॉस वगैरह क्या है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, फिर सेक्सुअल हेरेसमेंट एक्ट 2013, फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, फिर सपोर्ट स्कीम्स वगैरह हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट्स हो गया या स्किल ट्रेनिंग वगैरह हो गया। फिर चाइल्ड वेलफेयर हो गया, उसमें नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 पे आया था ये। इसमें चाइल्ड राइट्स वगैरह जैसे सर्वाइवल हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, उसके बारे में उसमें है। फिर पॉस्को एक्ट हो गया 2012 जिसमें चिल्ड्रंस को सेक्सुअल एब्यूज से प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 जिसमें कि चिल्ड्रन की केयर और प्रोटेक्शन के लिए न्यूट्रिशन जैसे मिड डे मील हो गया या ICDS स्कीम्स वगैरह लाए गए हैं। SC ST OBC वेलफेयर, तो कॉन्स्टिट्यूशन पे SC ST और OBC को इनइक्वालिटी कम करने के लिए स्पेशल सपोर्ट देता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन वगैरह क्या है कि आर्टिकल 15(4) उसमें बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल हेल्प है। फिर 16(4) पे है कि जॉब्स में रिजर्वेशन वगैरह। फिर 46 पे है कि एजुकेशन और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। फिर 330 और 332 पे है कि पार्लियामेंट और असेंबलीज में रिजर्वेशन वगैरह देना। 338 हो गया या 338A हो गया जिसमें ST SC कमीशन वगैरह के बारे में दिया गया है। फिर वेलफेयर प्रोग्राम्स वगैरह हो गया कि SC वेलफेयर पे स्कॉलरशिप या SC ST एट्रोसिटीज एक्ट्स वगैरह हो गया या हाउसिंग स्कीम्स वगैरह हो गया। फिर ST वेलफेयर वगैरह पे फॉरेस्ट एक्ट हो गया, ट्राइबल सब प्लान हो गया या कोलंबिया स्कूल्स वगैरह हो गया। फिर OBC वेलफेयर पे 27% रिजर्वेशन या एजुकेशन स्कॉलरशिप हो गया या फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम्स वगैरह दिया गया है। शॉर्ट नोट है नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013। तो ये पॉलिसी चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करती है और चाइल्ड को बहुत इम्पोर्टेंट मानती है। जैसे कि मेन पॉइंट्स, राइट्स, उसके पास राइट्स होना चाहिए एजुकेशन का, हेल्थ का, न्यूट्रिशन का और प्रोटेक्शन का। एब्यूज़ और एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन देती है और चाइल्ड डेवलपमेंट पे ये फोकस करती है। जैसे राइट टू एजुकेशन, प्री स्कूलिंग देता है 6 to 14। फिर इम्प्लीमेंटेशन हो गया, इसको एक्ट हो गया 2012 हो गया। फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया 2015। फिर NCPCR चाइल्ड राइट्स को भी मॉनिटर करता है। इसका कंक्लूजन ये होगा कि पॉलिसी अच्छी है लेकिन स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। यूनिट 10 एजुकेशन पॉलिसी एंड राइट टू एजुकेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट इन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिविजुअल और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए इंडिया ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए। तो NEP 1968 फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया जो कि बेस्ड है ऑन कोठारी कमीशन। इसका मेन पॉइंट्स वगैरह है कि ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अप टू एज 14 तक प्रोवाइड करती है, 6 to 14, और ये 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम पे बेस है और ये 3 लैंग्वेज फार्मूला को अप्लाई करती है और ये इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है। NPE 1986 जो कि रिवाइज्ड है 1992 का, ये मोर डिटेल और मॉडर्न पॉलिसी है। इसका मेन एरियाज वगैरह है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन स्कूल है, इसमें भी ये फोकस करती है। फिर ये यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करती है, अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है, वुमेन और ST SC एजुकेशन पे भी फोकस करती है और ये टेक्निकल एंड हायर एजुकेशन को भी इम्प्रूव करती है। इसका मेन आइडियाज़ वगैरह क्या है कि एजुकेशन प्लानिंग लिंक्ड है विथ मैन पावर्स नीड्स। फिर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स हो गया। फिर NGO एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन हो गया या मोर अकाउंटेबिलिटी इन स्कूल्स। फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986 ये फोकस करता है ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। फिर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जो डाइट करते हैं, जो CTBD। फिर करिकुलम इम्प्रूवमेंट हो गया। फिर बेटर मॉनिटरिंग सिस्टम, इन सब में ये फोकस करता है। तो कंक्लूजन ये होगा कि NEP 1968 ने सिस्टम स्टार्ट किया और NEP 1986 ने एजुकेशन को इम्प्रूव और एक्सपांड किया
इन इंडिया। फिर फीचर्स ऑफ आरटी एक्ट 2009 एंड चैलेंजेस वगैरह क्या है कि इंट्रो कि आरटी एक्ट 2009 आर्टिकल 21A के अंडर 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देता है। इसका फीचर्स वगैरह क्या है आरटी एक्ट के कि फ्री एजुकेशन मतलब गवर्नमेंट स्कूल में नो फीस, और इसमें फ्री बुक्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है और मिड डे मील वगैरह भी दिया जाता है। और फिर 25% रिजर्वेशन मतलब प्राइवेट स्कूल को पुअर चिल्ड्रंस वगैरह के लिए सीट्स देनी पड़ती है 25%। फिर नो डिटेंशन मतलब स्टूडेंट क्लास 8 तक प्रोमोटेड होते हैं, फेल वगैरह नहीं होता इसमें। फिर स्कूल स्टैंडर्ड की प्रॉपर क्लासरूम होगा, टॉयलेट होगा, टीचर्स वगैरह होंगे। फिर टीचर क्वालिटी मतलब टेट एग्जाम वगैरह कंपलसरी है, उसको क्लियर करने के बाद आप टीचर हो सकते हो। फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वगैरह एसएमसी हो गया, जिसमें कि पेरेंट्स स्कूल मैनेज करने में हेल्प करते हैं। फिर इसके चैलेंजेस वगैरह क्या है कि मैनी एरिया में पुअर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या रूरल स्कूल में टीचर शॉर्टेज है। फिर लर्निंग क्वालिटी लो है, स्टूडेंट बेसिक टेक्स्ट रीड नहीं कर पाते। फिर प्राइवेट स्कूल 25% कोटा को रजिस्टर करते हैं, या लैक ऑफ अवेयरनेस एमंग पुअर फैमिलीज वगैरह हो गया। जैसे इसका एग्जाम्पल हुआ कि मैंने रूरल स्कूल में अभी भी टॉयलेट और टीचर्स नहीं है। फिर है प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल पॉलिसी एंड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम्स हो गया कि पॉलिसी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड नहीं होती, एजुकेशन पे लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है, या टीचर शॉर्टेज और पुअर ट्रेनिंग हो गया, या रूट लर्निंग सिस्टम हो गया कि मेमोराइजेशन बेस्ड हो गया, या रूरल और अर्बन एजुकेशन गैप हो गया, या प्राइवेट एजुकेशन कॉस्टली हो रही है, या लैक ऑफ स्कूल ऑटोनॉमी हो सकता है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग के बजाय एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इसका सॉल्यूशंस वगैरह क्या होगा कि एजुकेशन बजट इंक्रीज करो, 6% ऑफ जीडीपी टारगेट रखो। फिर इम्प्रूव करो टीचर ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट वगैरह, स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रमोट करो, डिजिटल लर्निंग टूल्स यूज करो। फिर स्कूल और लोकल बॉडीज को मोर पावर दो। फिर रोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान एसएसए इन आरटीई। एसएसए एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन अचीव करने के लिए और आरटीई एक्ट को सपोर्ट करने के लिए। फिर रोल ऑफ एसएसए क्या हो सकता है कि इंश्योर करता है कि सब चिल्ड्रन स्कूल जाएं। फिर रूरल एरिया में स्कूल्स बिल्ड करता है, टीचर और क्लासरूम प्रोवाइड करता है। फिर एनरोलमेंट और रिटेंशन इम्प्रूव करता है। फिर गर्ल एजुकेशन पे भी प्रमोट करता है। कंक्लूजन ये हो सकता है कि एसएसए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के गोल को अचीव करने में की रोल प्ले करता है। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये है कि एनईपी 2020 एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो पीई 1986 को रिप्लेस करती है। इसका मेन फीचर्स वगैरह ये है कि ये न्यू स्ट्रक्चर मतलब 5+3+3+4 सिस्टम पे बेस है, फोकस करती है ऑन बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, क्लासेस वगैरह पे कोडिंग और स्किल लर्निंग भी देती है, और ये मदर टंग को प्रीफर करती है टिल क्लास 5, और ये कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट नहीं करती, और ये न्यू असेसमेंट सिस्टम्स वगैरह को अप्लाई करती है जैसे कि नो रूट लर्निंग, मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन वगैरह को भी ये फोकस करती है। तो इसका कंक्लूजन ये हो सकता है कि एनईपी 2020 का एम एजुकेशन को फ्लेक्सिबल, मॉडर्न और स्किल बेस्ड बनाना है। फिर यूनिट 11 हेल्थ पॉलिसी एंड नेशनल हेल्थ मिशन। तो इसका फर्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ मिशन पॉलिसी 1983, 2002 और 2070। तो हेल्थ पॉलिसी का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का प्लान हेल्थ सर्विस जैसे हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, मेडिसिन और डिजीजेस कंट्रोल को पीपुल के लिए इम्प्रूव करना। फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 क्या है कि ये इंडिया का फर्स्ट हेल्थ पॉलिसी थी। इसका मेन पॉइंट्स वगैरह क्या है कि ये प्राइमरी हेल्थ केयर पे फोकस करती है जैसे कि बेसिक हेल्थ सर्विस वगैरह। ये रूरल हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करती है जैसे पीएचसी मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, न्यूट्रिशन, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, वैक्सीनेशन पे फोकस करती है, और हेल्थ में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को भी इंक्रीज करती है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 की इस पॉलिसी ने हेल्थ सर्विस की एक्सेस और क्वालिटी इम्प्रूव करने की ट्राई की है। जैसे कि इसका मेन आइडिया हो सकता है कि रूरल और अर्बन एरिया में हेल्थ फैसिलिटी इंप्रूव करना, और इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल और एनजीओस का ज़्यादा रोल होता है। फिर प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर पे भी फोकस करती है। फिर मेडिसिन और ट्रेडिशनल सिस्टम
का बेटर यूज करती है। फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2070, ये इंडिया की लेटेस्ट हेल्थ पॉलिसी है। इसका मेन पॉइंट है कि ये प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे फोकस करता है, जैसे कि डिजीज स्टार्ट होने से पहले उसको रोक देना, मतलब प्रिवेंशन पे फोकस करता है। फिर बेसिक केयर के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर क्रिएट करना, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री मेडिसिन और डायग्नोस्टिक टेस्ट वगैरह करवाना। हेल्थ स्पेंडिंग को 2.5% ऑफ जीडीपी इंक्रीज करना। फिर डिजिटल हेल्थ का यूज करना, मतलब ऑनलाइन रिकॉर्ड्स वगैरह, ऐप्स वगैरह का यूज करना। फिर लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, बीपी एक्सेट्रा पे फोकस करना। हो सकता है कि हेल्थ पॉलिसी दिखती है कि इंडिया ने हेल्थ सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया, मतलब बेसिक रूरल केयर 1983 पे था, फिर मैक्स सिस्टम आया 2002 पे, फिर मॉडर्न डिजिटल और प्रिवेंटिव सिस्टम आया 2017 पे। व्हाट इज नेशनल हेल्थ मिशन, एक्सप्लेन इट्स मेन प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस। तो फर्स्ट है कि नेशनल हेल्थ मिशन NHM एक गवर्नमेंट प्रोग्राम है हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली रूरल और पुअर एरियाज में। NRHM जो कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है 2005, फिर NUHM नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013। इसका मेन प्रोग्राम्स वगैरह क्या है अंडर हिम, कि आशा वर्कर, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जो कि विलेज में लोकल हेल्थ वर्कर प्रेग्नेंट वुमेन चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन में हेल्प करती हैं। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाना आशा वगैरह का काम होता है। फिर जननी सुरक्षा योजना वगैरह हो गया, कि हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए प्रेग्नेंट वुमेन को कैश बेनिफिट हो गया, या मैटरनल डेथ को रिड्यूस करने में ये सब कुछ हेल्प करती है। फिर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम हो गया, जो कि मदर और न्यूबॉर्न के लिए फ्री डिलीवरी और फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, नो हॉस्पिटल चार्जेस। 108 और 102 जो एम्बुलेंस सर्विस वगैरह है, कि इमरजेंसी पेशेंट के लिए फ्री एम्बुलेंस दिया जाता है। फिर फ्री ड्रग एंड टेस्ट वगैरह हो गया, कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिसिन और बेसिक टेस्ट वगैरह फ्री होती है। फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के, जो कि चिल्ड्रन अब 0 to 18 ईयर्स का हेल्थ चेकअप वगैरह करवाते हैं। फिर डिजीज अर्ली डिटेक्ट करता है। फिर परफॉर्मेंस ऑफ NHM, इसका पॉजिटिव पॉइंट्स वगैरह है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, मतलब हॉस्पिटल बर्थ इंक्रीज हुई हैं विलेजेस में, बेटर हेल्थ अवेयरनेस। फिर फ्री मेडिसिन और सर्विसेज ने पुअर लोगों की हेल्प की है। इसके प्रॉब्लम्स वगैरह ये हैं कि डॉक्टर और नर्सेस की शॉर्टेजेस है, या आशा वर्कर को लो सैलरी मिलती है, या एम्बुलेंस या इक्विपमेंट वगैरह ऑलवेज अवेलेबल नहीं होते। फिर डिपार्टमेंट के बीच पुअर कोऑर्डिनेशन वगैरह भी रहती है। तो इसका कंक्लूजन ये होगा कि NHM ने रूरल हेल्थ केयर इम्प्रूव किया है और सर्विसेज मोर एक्सेसिबल बनाई है, लेकिन अभी भी बेटर फंडिंग, स्टाफ और मैनेजमेंट की ज़रूरत है। फिर 3 है कंपेयर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 2002-2017। इसका कंपैरिजन वगैरह ये है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 जो कि फोकस करती है ऑन बेसिक हेल्थ केयर, या रूरल हेल्थ सेंटर जो कि PHC है उसमें फोकस करती है। फिर वैक्सीनेशन और सैनिटेशन पे फोकस करती है। बट नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 वो फोकस करती है ऑन एक्सेस और क्वालिटी इम्प्रूव करने में। फिर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज हुई। फिर प्रिवेंटिव और ट्रीटमेंट सर्विसेज का मिक्स वगैरह ये करती है। फिर नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ये फोकस करती है ऑन डिजीज होने से पहले उसको प्रिवेंट करना, या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को खोलना, या फ्री मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ वगैरह प्रोवाइड करना, या लाइफस्टाइल डिजीजेस वगैरह पे फोकस करना। तो इसका कंक्लूजन ये हो सकता है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 सबसे एडवांस है, क्योंकि ये प्रिवेंशन, टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सल हेल्थ केयर पे फोकस करती है। फिर शॉर्ट नोट वगैरह हो गया आशा वर्कर जो अभी मैंने बोला था। फिर है यूनिट 12 फूड पॉलिसी एंड राइट टू फूड सिक्योरिटी। इसका फर्स्ट है इवैल्यूएशन ऑफ इंडियाज फूड पॉलिसी एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो फूड पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट का प्लान टू एंश्योर एनफ फूड एट अफोर्डेबल प्राइस फॉर ऑल पीपुल। इंडिया ने फूड पॉलिसी सीरियसली स्टार्ट की है आफ्टर बंगाल फेमिन इन 1943, जहाँ मैनी पीपुल्स वगैरह की डेथ हो गई थी। तो इवैल्यूएशन ऑफ फूड पॉलिसीज वगैरह क्या है कि ये इंक्रीज करती है फूड प्रोडक्शन यूजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब MSP टू फार्मर, या ग्रीन रिवॉल्यूशन फॉर बेटर सीड्स या फर्टिलाइजर या इरिगेशन। फूड प्रोक्योरमेंट कि गवर्नमेंट फार्मर से फूड ग्रेन्स बाय करती है, डन बाय
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI। फिर फूड स्टोरेज हो गया कि फूड गवर्नमेंट गोडाउन्स वगैरह जो वेयर हाउस वगैरह में स्टोर होता है, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन भी हेल्प करती है इसमें, या प्राइवेट कंपनीज भी जो PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंडर हेल्प होती है या हेल्प करते हैं वो लोग। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स वगैरह हो गया कि पुअर पीपुल को चीप प्राइस पे फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं। अब मेनली टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम है इसके लिए। फिर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कंट्रोल मतलब गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट पे कंट्रोल करती है। फिर इंडिया में फूड सप्लाई मेंटेन भी ये करती है। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एक्ट पुअर पीपुल को फूड का लीगल राइट्स देती है। जैसे इसका मेन फीचर्स वगैरह हो गया कि कवरेज मतलब ये 75% रूरल पॉपुलेशन को कवर करती है, 50% अर्बन पॉपुलेशन को कवर करती है। फिर टोटल अबाउट 67% इंडियंस लोगों को कवर करती है। फिर फूड सप्लाई हो गया कि 5 kg फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ, जैसे राइस 3 kg, वीट 2 kg, कोर्स ग्रेन्स वगैरह 1 kg। फिर AAY मतलब इसमें पोरेस्ट फैमिली को 35 kg फूड ग्रेन्स पर मंथ मिलते हैं। फिर वुमेन एंड चिल्ड्रंस वगैरह हो गया कि प्रेग्नेंट वुमेन को फ्री मील्स मिलती है और 6000 मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलता है। चिल्ड्रंस को स्कूल और आंगनबाड़ी सेंटर में फ्री मील्स वगैरह मिलते हैं। फिर वुमेन हेड ऑफ फैमिली मतलब ओल्डेस्ट वुमेन जो कि 18 के अबव हो गए जो लोग, उनको राशन कार्ड दिया जाता है अकॉर्डिंग टू फैमिली हेड। PDS डिफरेंस बिटवीन PDS एंड TPDS एंड रोल इन फूड सिक्योरिटी। TPDS का मतलब यह है कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां ओनली पुअर फैमिलीज को चीप प्राइस पे फूड मिलता है। फिर इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS जो है सारे लोगों को फूड प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट के लिए हाई कॉस्ट है ये, और ये मोर लीकेज और वेस्टेज करती है। बट टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है जो वो सिर्फ पुअर फैमिली को प्रोवाइड करती है फूड, और ये बेटर टारगेटिंग है मतलब कम लोगों को ये प्रोवाइड कर रही है, और इसमें गवर्नमेंट का कॉस्ट भी कम होता है। फिर रोल ऑफ TPDS मतलब हेल्प करती है पुअर पीपुल को, जैसे कि फूड ग्रेन वेरी लो प्राइस पे देती है। कंट्रोल्स इन्फ्लेशन मतलब गवर्नमेंट स्टॉक रिलीज करती है प्राइस राइज कंट्रोल करने के लिए। फूड सिक्योरिटी हो गया कि इंश्योर करता है कोई भी भूखा ना रहे। फिर इमरजेंसी सपोर्ट हो गया कि कोविड-19 के टाइम जो फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज हुआ था ये वगैरह। फिर इसका प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि लीकेज ऑफ फूड ग्रेन्स, फिर फेक राशन कार्ड हो गया, या कुछ एरिया में पुअर क्वालिटी फूड्स वगैरह मिलते हैं। क्रिटिकली इवैल्यूएट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो ये हमने कर रखा है, तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यूनिट 13 है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, जो है MNREGA महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी? न्यू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। ये तो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट के प्लान्स और प्रोग्राम्स ऑन एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने और पीपुल के लिए जॉब क्रिएट करने के लिए होता है। फिर इंडिया में बिग अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है, इसीलिए जॉब्स और स्किल प्रोवाइड करने के लिए मैनी स्कीम बनाई गई है। तो न्यू डेवलपमेंट इनिशिएटिव स्कीम्स वगैरह क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो जॉब रिलेटेड पॉलिसीज वगैरह बनाती है। फिर PMRPY कि प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, जो कि गवर्नमेंट कंपनीज को वर्कर हायर करने में हेल्प करती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के PF मतलब पेंशन फंड का पार्ट पे करती है। फिर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट मतलब 14 ईयर से छोटे चिल्ड्रन डेंजरस जॉब में वर्क नहीं कर सकते। फिर PM के भी हुआ है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि यूथ को स्किल ट्रेनिंग देती है, जैसे कि ट्रेनिंग इन कंप्यूटर, इलेक्ट्रिशियन और टेलरिंग वगैरह। फिर PM युवा योजना, प्रधानमंत्री युवा उद्यमिता विकास योजना, जो कि स्टूडेंट को एंटरप्रेन्योर्स मतलब बिजनेस स्टार्ट करने का बारे में बताती है, उनको हेल्प करती है। फिर RUD-SCTI मतलब रूरल डेवलपमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग देती है, जैसे एग्जाम्पल डेयरी फार्मिंग हो गया, शॉपकीपिंग, स्विंग ये वगैरह। कंक्लूजन हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जॉब स्किल्स और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने में हेल्प करती है। फिर MNREGA फीचर्स और इम्पोर्टेंस वगैरह इसका क्या है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 एक लॉ है जो रूरल एरियाज में 100 डेज के गारंटी वेजेस वर्क देता है।
इसका मेन फीचर्स वगैरह क्या है कि राइट टू वर्क, मतलब एवरी रूरल फैमिली को पर ईयर 100 डेज वर्क मिलता है। अगर वर्क नहीं दिया गया तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है। फिर वर्क नियर विलेज, मतलब वर्क विलेज के 5 किलोमीटर के अंदर दिया जाता है। फिर इक्वल वेजेस वगैरह हो गया कि मैन और वुमेन को इक्वली पे मिलता है। फिर गवर्नमेंट फंडिंग हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ द कॉस्ट पे करती है। फिर ग्राम सभा रोल हो गया कि विलेज पीपुल डिसाइड करते हैं कि कौन सा वर्क होगा। फिर ट्रांसपेरेंसी हो गया कि वर्क सोशल ऑडिट हो गया, रिकॉर्ड्स हो गया और ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू चेक होता है। फिर वुमेन एम्पावरमेंट हो गया कि एटलीस्ट 33% जॉब वुमेन के लिए हो। इसका इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है कि ये पुअर पीपुल को इनकम देता है, सिटीज़ में माइग्रेशन रिड्यूस करता है और विलेज एसेस्ट रोड्स पॉन्ड्स वेल्स को क्रिएट करता है। इसका कंक्लूजन ये हो सकता है कि MNREGA रूरल पुअर के लिए सेफ्टी नेट है और एम्प्लॉयमेंट और रूरल डेवलपमेंट दोनों में हेल्प कर। फिर एक्टिविटीज़ अंडर MNREGA और जियो टैगिंग, इसका एक्टिविटीज़ क्या है कि ये इंक्लूड करता है वाटर कंजर्वेशन, मतलब पॉन्ड्स, चेक डैम्स ये वगैरह। फिर इरिगेशन कैनल हो गया। फिर एग्रीकल्चर वर्क्स हो गया, मतलब फार्म पॉन्ड्स हो गया या कंपोस्ट पिट्स वगैरह हो गया। फिर विलेज में रोड कंस्ट्रक्शन हो गया या रूरल सैनिटेशन जो टॉयलेट वेस्ट मैनेजमेंट करती है। फिर फूड कंट्रोल, फिर फ्लड कंट्रोल करती है। फिर ड्रॉट प्रोटेक्शन वर्क करती है। फिर लैंड डेवलपमेंट करती है, लाइफ स्टॉक रिलेटेड वर्क वगैरह करवाती है। टैगिंग हो गया कि जियो टैगिंग का मतलब है कि MNREGA वर्क को लोकेशन या GPS देना। जो फोटो वगैरह खींचते हैं उसमें लोकेशन वगैरह आता है। इसका बेनिफिट क्या हो सकता है कि फेक वर्क स्टॉप होते हैं, का मैप पे दिखता है। फिर ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होती है, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग में भी हेल्प मिलती है। इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है कि जियो टैगिंग MNREGA को मोर ट्रांसपेरेंट बनाता है और करप्शन को रिड्यूस करता है। फिर शॉर्ट नोट ऑन वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू MNREGA, तो इसका इंट्रो ये हो सकता है कि MNREGA रूरल वुमेन जॉब्स और इनकम पाने में हेल्प कर। इसका मेन पॉइंट्स वगैरह ये हो सकते हैं कि ये 33% जॉब रिजर्वेशन देती है वुमेन लोगों को। ये मेन और वुमेन के लिए इक्वल वेजेस, मतलब सैलरी वगैरह पैसा वगैरह इक्वल देती है। फिर वर्क नियर होम, मतलब 5 किलोमीटर के अंदर वर्क प्रोवाइड करती है। फिर मनी डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में जाती है। फिर वर्क साइट पे चाइल्ड केयर फैसिलिटी वगैरह भी मिलती है। इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनती हैं। फिर फैमिली इनकम में इंक्रीज होती है। फिर वुमेन विलेज डिसीजन में पार्टिसिपेट करती हैं। इस यूनिट 14 है एनवायरमेंट पॉलिसी। इसका फर्स्ट है व्हाट इज एनवायरमेंट, चैलेंजेस ऑफ एनवायरमेंट पॉलिसी इन इंडिया। तो इसका इंट्रो है कि एनवायरमेंट का मतलब है हमारे आसपास की सब चीज़ें, जैसे एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स और एनिमल्स। ह्यूमन लाइफ के लिए इस पे डिपेंड करते हैं हम लोग। तो मेन चैलेंजेस वगैरह इसमें क्या हो सकता है कि पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी, मतलब मोर पीपुल, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का मोर यूज, और पुअर पीपुल डायरेक्टली फॉरेस्ट और वाटर पे डिपेंड करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंड लैंड यूज, मतलब फार्मिंग, रोड्स और इंडस्ट्री के लिए ट्रीज कट किए जाते हैं, इससे सॉइल डैमेज और लेस रेनफॉल होती है। फिर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन मतलब व्हीकल और फैक्ट्रीज के वजह से होता है। वाटर पॉल्यूशन डर्टी रिवर्स और वेस्टेज के वजह से। फिर सॉइल पॉल्यूशन केमिकल और पेस्टिसाइड की वजह से, जैसे दिल्ली में विंटर में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। फिर पॉलिसी प्रॉब्लम्स वगैरह की एनवायरमेंटल लॉ स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं किया जाते या पुअर प्लानिंग और वीक इम्प्लीमेंटेशन है। ग्लोबल प्रॉब्लम हो सकता है इसमें, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, फ्लड्स हो गया, ड्रॉट्स हो गया या राइजिंग सी लेवल। इसका कंक्लूजन ये हो सकता है कि एनवायरनमेंट सीरियस प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इसके लिए हमें बैलेंस डेवलपमेंट की ज़रूरत है। फिर ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल ऑफ NEP 2006 कि नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी NEP 2006 नेचर को प्रोटेक्ट करने और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये प्रोटेक्ट करे एयर, वाटर और फॉरेस्ट वगैरह को। ये एनवायरनमेंट क्वालिटी इंप्रूव करना या नेचर पे डिपेंड करने वाले पुअर पीपल को सपोर्ट करना या डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट को बैलेंस करने में हेल्प करती है। फिर इसका प्रिंसिपल हो गया कि ये पोल्यूटर पेस, मतलब जो पोल्यूट करेगा उसको डैमेज के लिए पे वगैरह करना पड़ेगा। फिर प्रिकॉशन हो गया कि डैमेज होने से पहले स्टॉप करो। फिर इक्विटी हो गया कि प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेस
का फेयरली यूज करो। फिर पब्लिक ट्रस्ट हो गया कि गवर्नमेंट को पीपल के लिए एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर डिसेंट्रलाइजेशन हो गया कि लोकल पीपल को एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने में हेल्प करनी चाहिए। फिर इंटीग्रेशन हो गया कि एनवायरनमेंट को सब डेवलपमेंट वर्क का पार्ट बनाना चाहिए। फिर इसका कंक्लूजन हो गया कि NEP 2006 डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को बैलेंस करने में हेल्प करती है। फिर इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे कि इंडस्ट्री पोल्यूशन इंक्रीज करती है, फिर माइनिंग फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करता है, फिर मोर व्हीकल एयर पोल्यूशन इंक्रीज करते हैं। जिसका इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन क्या होगा कि सिटी में एयर पोल्यूशन होता है, वाटर शॉर्टेज होता है, ह्यूज गार्बेज प्रॉब्लम दिखाई देती है, फिर ग्रीन्स एरिया को लॉस होते हैं ज़्यादा, जैसे दिल्ली के गार्बेज डम्प्स वगैरह हो गया। फिर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि आप यूज करो सोलर और वाइंड एनर्जी का, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करो, या वेस्ट प्रॉपरली रिसाइकल करो, या मोर ट्री प्लांट करो, या स्ट्रिक्ट लॉ वगैरह को फॉलो करो। तो इसका कंक्लूजन हो सकता है कि डेवलपमेंट नीडेड है, इको फ्रेंडली होना चाहिए। फिर पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का मतलब है कि पॉल्यूशन कच करने वाला पर्सन या कंपनी उसके लिए पे करेगी। जैसे इसका मेन पॉइंट हो गया एनवायरमेंटल लॉस में यूज होता है, या पॉल्यूशन रिड्यूस करता है, या क्लीन टेक्नोलॉजी को एनकरेज करता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया कि फैक्ट्रीज अपना वेस्ट ट्रीट करती है, फिल्टर वगैरह लगाती है, फिर कंपनी प्लास्टिक या ई वेस्ट के लिए पे करती हैं, या द्वारा पॉल्यूशन फाइन वगैरह पे करती है। इसका कंक्लूजन ये होगा कि ये प्रिंसिपल पॉल्यूशन कंट्रोल करने और नेचर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया यूनिट 1 से लेके यूनिट 14 तक। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तुम लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो तो थोड़ा डिमोटिवेट फील होता है, तो प्लीज़ मोटिवेट फील करवा दो और अच्छे से एग्ज़ाम देना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।